नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। और अगले 2 घंटे हम आपके साथ बने हुए हैं आपको ये बताने कि क्या होनी चाहिए आपकी आज की बाजार पर रणनीति और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से कहां पर हैं आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। तो देखिए, एक दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से भारतीय बाजार जब खुलते हुए नजर आए हैं तो फिर से शायद हम कमजोर शुरुआत के साथ जो है भारतीय बाजारों को खुलते हुए देख सकते हैं। और ऐसे में पिछले 1 से 1.5 दिन में इतना सारा न्यूज़ फ्लो रहा है यूएस और ईरान के वॉर रिलेटेड फ्रंट पे, और उसका रिएक्शन हम कहीं ना कहीं बाजार पे देख रहे हैं। क्योंकि कल गिरावट ज़रूर थी बाजारों में, अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो, और कच्चे तेल में भी फिर से उबाल हमने आते हुए देखा है। बट आज सुबह थोड़ी राहत वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी ईरान पे स्ट्राइक्स हैं उनको फिर से पोस्टपोन कर दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से फिर ये कमेंट आया है कि हमें ऐसे पोस्टपोनमेंट की जरूरत नहीं है। तो ढेर सारी कमेंट्री जो है ग्लोबल फ्रंट पे आ ही रही है और इसका लगातार इम्पैक्ट हम बाजारों पर देख रहे हैं। और आज का सत्र भी एक और इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। बट आगे बढ़े और आपकी रणनीति समझे उससे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है फिलहाल बाजार की नजर। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ट्रंप की डेडलाइन बड़ी है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अब जो है अप्रैल 1 वीक तक कहीं ना कहीं ये जो डेडलाइन है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। इसका एक संकेत आप देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स में, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स जो है थोड़ी सी तेज़ी फिलहाल ज़रूर दिखा रहे हैं। हालांकि एशिया बाज़ार जो है कल की यूएस की गिरावट को रेप्लिकेट करते हुए तमाम एशिया बाज़ारों में आज फिलहाल कमज़ोरी है और गिफ्ट निफ्टी से भी कुछ वैसे ही संकेत दिख रहे हैं। इसके अलावा बातचीत की उम्मीद से क्रूड में अभी थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आती हुई दिखी है। ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा लुढ़कता हुआ आपको ज़रूर दिखा है। कल अगर हम देखें तो वहाँ पे 5 से 6% की तेज़ी हमने ऑलरेडी देखी थी। FIIs की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 19th डे उन्होंने बिकवाली की है। 1805 करोड़ की बिकवाली है। बट राहत ये है कि थोड़ी सी छोटी बिकवाली है। बाकी के आंकड़े आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों के तो वो 7, 8, 10 हज़ार के भी आंकड़े उन्होंने छुए थे। अभी फिलहाल 1805 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आया है वेडनेसडे को। इसके अलावा कई सारे काउंटर्स रहेंगे फोकस में, जिसमें कि इन्फोसिस ज़रूर रह सकता है फोकस में, क्योंकि $560 मिलियन में वो 2 अमेरिकी कंपनियों का अधिग्रहण करेंगे। तो एक पॉजिटिव खबर। और आज देखते हैं इन्फोसिस किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो चलिए, ये थे 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। बढ़ाइए अब ग्लोबल बाजारों को विस्तार से समझते हैं और अभिषेक के पास चलेंगे पूरी जानकारी के लिए। और अभिषेक, कल फिर से हमने वीकनेस हावी होती हुई देखी। बट आज सुबह जो ट्रंप के बयान आए हैं कि डेडलाइन को पोस्टपोन कर दिया है, उससे थोड़ी राहत जरूर है। सृष्टि, देखिए, हाँ, थोड़ी सी फौरी राहत कह सकते हैं। और ट्रंप लगातार ट्रुथ सोशल पर एक्टिव हैं, जो उनका सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है। अब ट्रुथ सोशल पर ट्रंप कितने सच बोल रहे हैं अभी तो भगवान ही जाने, क्योंकि ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं ईरान बार बार उसको कहीं ना कहीं डिनाई भी कर रहा है। और ट्रंप ने ये कहा है कि जो ईरान के जो नेगोशिएटर्स हैं और जो ईरान का जो ऑफिशियल जो वर्जन है वो दोनों का दोनों अलग है और बहुत अजीबोगरीब ट्रंप ने बताया है। ट्रंप का ये कहना है कि जो ईरान के जो नेगोशिएटर्स हैं वो डील के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ईरान हालांकि बार बार ये कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। 15 पॉइंट जो प्लान जो ट्रंप ने उनको भेजा, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें ये नामंजूर है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और सिस्टम परसों के सत्र में चर्चा कर ही रहे थे कि देखिए, जो कुछ भी हुआ है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुआ है, ये अमेरिका की तरफ से हुआ है। ईरान की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। बाजार हमने देखा था कि बहुत बढ़िया रिएक्शन दे रहे थे बुधवार के सत्र में। तो क्या बाजार में आज फिर से बिकवाली हावी होगी? अब ये ट्रंप ने कह तो दिया है कि हम ये मतलब 10 दिनों के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएंगे, और मतलब 6 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी है। बट अब ये ईरान पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए इससे ये जाहिर जरूर हो गया है कि अमेरिका कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। G7 देशों को वो ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराने में वो उनकी मदद करें। नेटो की उन्होंने आलोचना की, पहले उन्होंने मदद मांगी है फ्रांस से, इसके अलावा यूके से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से भी इनफैक्ट उन्होंने कहा था, लेकिन सभी के सभी देशों ने उनको मना कर दिया। और खबरें ये भी आ रही हैं कि ट्रंप खाड़ी देशों में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप ये पॉज देना चाहते हैं
ताकि फिर से अपने आप को कह सकते हैं कि अपनी शक्तियां जुटा के और नए सिरे से ईरान पर हमला करें या फिर उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएं, ये आगे देखने वाली चीज होगी। लेकिन भारत के लिहाज से अच्छी चीज क्या है कि जो विदेश मंत्री हैं ईरान के अब्बास अरागची, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, इराक हो गया, जो उनके मित्र देश हैं उनके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन बाकी देशों के लिए जो एनिमी कंट्रीज हैं उनके लिए एक बूंद भी कच्चा तेल वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने देंगे। तो ये कश्मकश सारी की सारी चल रही है अमेरिका में, अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, जिनके जरिए ये बातचीत भी चल रही थी ईरान के साथ, उनका ये कहना है कि बहुत मजबूत संकेत इस बात के हैं कि अमेरिका ईरान को कन्विंस कर लेगा अपनी सारी की सारी बातें मनवाने के लिए। जो 15 पॉइंट इन्होंने प्लान जो भेजा था, अब 15 पॉइंट प्लान में सृष्टि क्या है वो सभी को पता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई ऐसी चीज है मतलब जो हमें लगे कि अच्छा ठीक है इस चीज को लेकर ईरान एग्री हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दीजिए, आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकिए, यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह से खत्म कीजिए, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, उनको आप समर्थन देना बंद कीजिए। मतलब इस तरह से ढेर सारे पॉइंट्स हैं और सारे के सारे अमेरिका के हितों की बात की गई है। तो ईरान ये इस चीज पर मानेगा नहीं, ये बात पक्की है। और देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी चीज निकल के आ रही है कि ईरान ने इस युद्ध के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी, दे वर प्रिपेयर्ड। और आप ये भी देखिए कि अभी कुछ दिनों में लगभग 1 महीने का समय हो जाएगा और अभी तक मतलब ईरान ऐसा नहीं, मतलब मुश्किलें आई हैं, ईरान में चीजें तबाह हुई हैं, लेकिन ईरान अभी भी अगर झुकने के तैयार नहीं है, इसका मतलब कि वो प्रिपेयर हैं और इस जंग को वो जारी रखना चाहते हैं। अब भारत के लिए उसमें यह देखना होगा कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो किस हद तक इंश्योर हो पाती है। अगर ये लड़ाई जारी रही तो निश्चित तौर पर ये क्रूड की जो प्राइसेस हैं ये एलिवेटेड रहेंगी, बट एक्चुअल जो हमारी जो सप्लाई मिलती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ये थोड़ी सी हो सकता है कि सुधरती हुई दिखे। तो हमारे यहाँ पर एलपीजी की या फिर पेट्रोल डीजल की जो किल्लत की जो खबरें आ रही हैं शायद उससे थोड़ी सी राहत मिल जाए, अदरवाइज तनातनी बनी हुई है। अभी भी हम कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि ईरान में क्या होने जा रहा है। अब ये 6 सितंबर का वक्त ट्रंप ने दिया है, बट ट्रंप की बातों पर हम और आप कितना यकीन करते हैं सृष्टि, तो ये एक देखने वाली चीज होगी। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो हमने देखा था कि डाउ जोन्स परसों के सत्र में 300 अंक चला, कल 450 अंक खोए, नेट नीचे आपको नजर आएगा। गिफ्ट निफ्टी करीब 150 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो आप इस वक्त देखेंगे कि निकेई लगभग 450 अंक नीचे है। हांगकांग का बाजार या फिर चाइना का बाजार या फिर कोरिया के बाजार, सारे के सारे बाजार आपको गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी बाइंग है, 1% ऊपर गोल्ड है, लेकिन भाव है $4,400 के। महीने भर में लगभग 15 से 16% के आसपास से गिरावट आ गई है। चांदी की बात करें तो $68 के आसपास के प्राइसेस आपको नजर आएंगे। और क्रूड में हमने देखा कि कल काफी उबाल था, लेकिन आज गिरावट है करीब 2% के आसपास की। भाव है अभी भी कंफर्टेबली $100 के ऊपर, इनफैक्ट $106 के आसपास ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस आपको दिखाई देंगे। तो ये चीजें जस की तस है। क्रूड अगर $100 के नीचे नहीं आता है तब बाजार की ये मुश्किलें अभी लगता है कि ये बनी रहेंगी, बट ये है कि हाँ सप्लाई के मोर्चे पर थोड़ी सी भारत के लिए सिचुएशन बेहतर होती नजर आ रही है ईरान के बयान के बाद। लेकिन बाजार के लिए एक और मुश्किल है, वो है फाइज की बिकवाली, क्योंकि फाइज लगातार 19 दिन शेयर बेच चुके हैं कैश में, नेट डीआईएस की खरीदारी चल रही है। तो इन तमाम संकेतों को किस तरह से रीड किया जाए, जरा इसको समझते हैं समग्रता से, जरा इसको बारीकी से इसके एनालिसिस करते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं ईटीनॉर स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट को। सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका ईटीनॉर स्वदेश पर। सर, ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड ही कहे जाएंगे, भारत के लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं उसमें, लेकिन एफआईजे लगातार बेच रहे हैं सर। 19 दिन की स्ट्रेट सेल ऑफ उनकी तरफ से हो गया है, डीआईएस की तरफ से बाइंग जारी है। सर, कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल सेटअप को आज के लिए और इन आंकड़ों को कैसे आप रीड कर रहे हैं? देखिए, पिछले 2 दिन में तो हमने देखा कि एचडीएफसी में कुछ बाइंग देखने को मिल रही है, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है, भारतीय में हमने देखा कि कुछ बाइंग आ रही है। वो बाइंग जो है एक तरह से जो इंडेक्स में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हम देखने को हमें देखने को मिली कि बुधवार को हमने बाइंग देखी है भारतीय में। तो
ICICI बैंक, भारती, ट्रेंड, यूनियन बैंक, HDFC, AMC, ये सारे स्टॉक्स एक्टिव हैं। बट FI जो है अभी भी नेगेटिव हैं। अगर हम देखें तो पूरे लास्ट एक हफ्ते में 36,000 करोड़ का उन्होंने नेट सेल किया है, और DIS ने भी उतना ही किया है। तो मार्केट आज की डेट में DIS उनको काउंटर कर रहे हैं। हाँ, DIS कितना कर पाएंगे आगे जाके, वो एक थोड़ा सा बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें आज के डेट में हम देखें तो फ्लोज जो हैं, SIP फ्लोज आज भी स्ट्रॉन्ग हैं। मंथ एंड हो गया, मार्च एंड हुआ है, तो काफ़ी लोग जो हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं मार्च के महीने में, तो वो भी है एक फैक्टर है उसके अंदर। बट उससे ज़्यादा जो हम बोलना चाहेंगे कि ये है कि हम अर्निंग सीजन में घुस रहे हैं, और पहले 10 दिन में हमें IT अर्निंग्स देखने को मिलेगा। तो वो IT अर्निंग्स जैसे हम मोड में जाएंगे तो अभी हमारा फोकस जो होगा, मार्केट का फोकस वो अर्निंग्स पे रहेगा। और ऑलरेडी हमने देखा है कि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है, तो वो भी एक फैक्टर है जो आज हमें देखने को मिलेगा। तो वो एक चीज़ें हैं जिस पे एक नज़र रखिएगा आप। FIs नंबर्स नेगेटिव ही रहेंगे, बट आज जो है लास्ट हाफ एन आवर में काफ़ी सारे पैसिव फंड्स अपने इंडेक्स चेंजेस की वजह से खरीदारी करेंगे, जिसमें खरीदारी आपको भारती में देखने को मिलेगी, आपको ट्रेंड में देखने को मिलेगी, कमेंस में देखने को मिलेगी, यूनियन बैंक, HDFC, AMC, इन सब में देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो चेंजेस होंगे उसका असर जो है लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आपको देखने को मिलेगा इन सारे स्टॉक्स में। ऑलराइट, चलिए FIs की हमने पोजीशनिंग समझी, बट इसके अलावा सजीद साहब, FNO के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक तो मार्केट एक कमज़ोर शुरुआत की तैयारी कर रहा है, और दूसरा अब मंथली एक्सपायरी भी दूर नहीं है, और साथ ही कल वीकेंड भी आ रहा है, तो इसको लेकर क्या पोजिशनिंग रखें? देखिए, FNO की संकेत हम देखें तो निफ्टी का जो है लगभग 40% का रोल ओवर हो गया है, और निफ्टी बैंक का अगर हम देखें तो 49% का रोल ओवर हुआ है। तो नॉर्मली जो रोल ओवर होता है 65 से 70% का होता है, तो अभी हम देखेंगे 20-25% का रोल ओवर जो है आज और मंडे के बीच में हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा रोल ओवर बचा नहीं है, और स्टॉक्स में हेवी रोल ओवर हो चुका है। HDFC बैंक में 64 में पड़ा है 65% है, ICICI बैंक में 60% है, RIL में 55% के आसपास रोल ओवर है। तो बिटवीन 55 to 65% सारे स्टॉक्स में रोल ओवर हो चुके हैं। अभी स्टॉक्स के रोल ओवर जो हैं वो बहुत कम बचे हैं, जो पिछले अगले आज और मंडे के बीच में वो हो जाएंगे, और तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो इसलिए आज का जो है सेशन, इसमें हम अनवाइंडिंग ज़रा देखने को हमें मिलेगा। उसमें एक नज़र रखिएगा कि आज के डेट में भी निफ्टी में अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो लगभग 20,000 करोड़ है, और अगर हम निफ्टी मार्च के ओपन इंटरेस्ट देखें तो लगभग 35-37 करोड़ का उनका है। तो वहाँ पर वो अनवाइंडिंग अभी देखना बाकी है। जब अनवाइंडिंग होगा तो इंडेक्स गिरने की उम्मीद है, और आज एक इंडेक्स रीजिक भी हो रहा है, तो आखिर पैसिव फंड्स जो हैं वो भी करेंगे। पर निफ्टी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में और निफ्टी 500 के स्टॉक्स में चेंजेस हुए हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा से पैसिव फंड्स जो अपने वेटेज जो हैं ऊपर नीचे करेंगे, तो इन्फ्लोज आएंगे उसके अंदर, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो हमने देखा था कॉल राइटिंग जो था वेडनेसडे को 23,300 में था और 23,400 में था, और पुट राइटिंग 23,000 में था और 23,200 23,300 में। तो 23,000 का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा रहा है आज के डेट में। अगर हैवी सेलिंग आती है तो वही ब्रेक होगा, पर आज के डेट में बहुत अच्छा सपोर्ट दिखता है 23,000 में, और अपर एंड में 24,000 दिखता है। इंडेक्स FIs की तरह से देखें तो 14.5% का लॉन्ग पोजीशन है, तो लॉन्ग पोजीशंस भी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पोजीशन कुछ ज़्यादा है। हालांकि पिछले 10 दिनों में ये लॉन्ग पोजीशंस बढ़े हैं, थोड़े बहुत 4% के आसपास बढ़े हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। बट वीकेंड है, अगला वीकेंड जो है ट्रंकेटेड वीक है, जिसमें 2 दिन की छुट्टी है। एक है ट्यूसडे को छुट्टी और एक है फ्राइडे को छुट्टी। तो उसके चलते भी आपको थोड़े सी पोजीशंस जो हैं थोड़े लाइट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते एक तरह से हम देखें तो आपका ट्रंकेटेड वीक की वजह से आप लोग पोजीशंस लेना शुरू करेंगे अपना। तो एक तरह से
ये एक ट्रंकेटेड वीक है, बट एक्टिव वॉलेटिलिटी हाई रहेगी पिछले अगले 5 दिनों के लिए। और वो एक फैक्टर रहेगा आज कितना रोल ओवर होता है और कितने पोजीशंस जो हैं फ्रेशली शुरू होते हैं मार्केट में वेडनेसडे से। बिल्कुल सही बात है सर, वोलेटिलिटी रहेगी और अगला हफ्ता तो और छोटा है, वोलेटिलिटी और शायद ज़्यादा हावी हो। एक और डेवलपमेंट हुआ है सर, निफ्टी 50 इंडेक्स में सेमी एनुअल रिजिग होने जा रहा है। हालांकि निफ्टी में कोई चेंजेस नहीं है निफ्टी 50 में, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में शेयर बदल रहे हैं। अगर हम वेटेज में चेंज की बात करें, भारतीय एयरटेल हो गया, ट्रेंट कमिंस, यूनियन बैंक, इनके वेटेज बदल रहे हैं। क्या व्यू है सर आपका इस बदलाव को लेकर? देखिए, निफ्टी रीजेक में जो वेटेजेस चेंज हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि पब्लिक फ्लोट थोड़ा सा बड़ा है कुछ कंपनियों उसमें, क्योंकि प्रोमोटर ने बेचा है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन ने बेचा है, उसकी वजह से। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कौन कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज देखने को मिलेगी, वो भी पैसिव फंड्स होंगे। पैसिव फंड मतलब आपके इंडेक्स फंड जो हैं जिनमें इनका कंपनीज की वेटेज होती हैं। तो भारतीय सबसे ऊपर है, $249 मिलियन का फ्लोज देखने को मिल रहा है। कमिंस है, ट्रेंट है 170 प्लस का इन्फ्लो मिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो मिलेगा। कमेंट्स में $90 मिलियन का, यूनियन बैंक में 75 मिलियन देखने को मिलेगा। HDFC AMC में 6970 मिलियन के आसपास देखने को मिलेगा इन्फ्लोज। तो ये इन्फ्लोज जो हैं वो बेसिकली अपने जो वेटेजेस हैं अपने जो उन इंडेक्सेस में उसको एडजस्ट करने की वजह से वो इन्फ्लोज आ रहे हैं। अच्छा, ये बात एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है कि कुछ NSE इंडेक्सेस में जो भी चेंजेस हैं, जो इन एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन्स होंगे, उसके वजह से भी आपको थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलेंगे और वो स्टॉक्स भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। तो वो लास्ट 30 मिनट्स में जो वीवैप होता है उसके थ्रू ये होगा। और वो लास्ट 30 मिनट्स जो है आज काफ़ी क्रूशल होने वाला है, क्योंकि एक तो मार्केट की पोजीशनिंग भी चेंज हो रही है, रोल ओवर्स भी हो रहे हैं, और दूसरा जो है वीवैप भी आ रहा है ये इंडाइसिस रीजेक का, जिसकी वजह से आज लास्ट 30 मिनट्स काफ़ी हेक्टिक रहेगा। ऑल राइट, बट इसके अलावा सजीत सर, इन्फोसिस आज ये कंपनी फोकस में ज़रूर रहेगी, क्योंकि कंपनी ने 2 अमेरिकी कंपनियों को ख़रीदा है। ये पूरी कैश डील है, इस पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल IT काउंटर्स बस कर रहे हैं, बट ये डील इन्फोसिस के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, इन्फोसिस ने 2 कंपनीज को खरीदा। पहला कंपनी जो है हेल्थ केयर वर्टिकल में है, जिसका नाम है ऑप्टिमम हेल्थ केयर IT। इसके लिए उसके लिए इन्होंने $465 मिलियन का कैश दिया है, जिसमें सारे पे आउट्स मिला के $465 मिलियन हैं। और अगर हम देखें तो इसका वैल्यूशन जो है 1.7 टाइम्स कैलेंडर ईयर 25 का अर्निंग्स है, विच का मतलब ये है कि उनका रेवेन्यू लगभग $270 मिलियन के आसपास है। दूसरा जो है स्टेटस बोल के एक कंपनी है जो PNC इंश्योरेंस में है। छोटी सी कंपनी है, बट उसके लिए भी उन्होंने $95 मिलियन का दिया है, और उसका रेवेन्यू अराउंड $43 मिलियन के आसपास है। तो यहाँ पर उन्होंने 2.2 टाइम्स CY25 अर्निंग्स का कैश दिया है। तो लगभग अगर दोनों को हम मिलाएं तो आपका 465 और आपका 493 लगभग $570 मिलियन के आसपास इन्होंने खर्च किया, मतलब $500 मिलियन खर्च किया है ये दोनों एक्विजिशन में। अच्छा, ये दोनों एक्विजिशन क्या लेकर आते हैं? ये दोनों एक्विजिशन एक लेकर आता है $273 मिलियन का रेवेन्यू रन रेट। पिछले साल इतना था, कितने से ग्रो करेगा वो अज्यूम कर लीजिए 5 या 10% या 20% 5 ग्रो करेगा, तो वो एक चीज़ है। दूसरा जो है स्टेटस जो है $43 मिलियन का लेकर आता है। तो दोनों का रेवेन्यू हम ऐड करें पिछले साल का तो लगभग $310 मिलियन के आसपास, 320 मिलियन के आसपास इसका रेवेन्यू आता है। ये जो डील है जो Q1 में आएगी तो मतलब 9 महीने का रेवेन्यू इनको मिलेगा। तो मोटा मोटा आप देख लीजिए 310 मिलियन डॉलर एडिशनल आएंगे इनके रेवेन्यू में, एडिशनल FY25 के रेवेन्यू में। तो इसका मतलब ये है कि इन्फोसिस का जो रेवेन्यू है पिछले साल का FY26 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है लगभग 19 से 20 मिलियन डॉलर के आसपास का जो रेवेन्यू है इनका, वो 20 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू, उसमें ये कितना देता है? ये बेसिकली लगभग 1 से 1.5% रेवेन्यू का रहेगा अगले साल का। तो अगर अब इन्फोसिस अपना तब गाइडेंस देगा ऊपर अगले साल के लिए FY27 के लिए, तो उसमें ये
1.5% जो रेवेन्यू है वो भी ऐड होगा। तो अब स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशन है कि उस 1.5% के ऊपर कितना रेवेन्यू इन्फोसिस गाइड करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे एक नज़र रखिएगा। वैसे भी अर्निंग सीजन आ रहे हैं, इन्फोसिस और TCS वगैरह के अर्निंग्स आएंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक नया ट्रेंड जो है पिछले 12 महीने हमने देखा है कि काफ़ी कंपनीज जो हैं एक्विजिशंस कर रही हैं। हमने कोफर्ज को एक्विजिशन करते हुए देखा, HCL टेक को देखा, TCS ने कुछ किया, इन्फोसिस कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं एक तरह से कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। इन्फोसिस अपना कैपेबिलिटी इंश्योरेंस BFSI में और हेल्थ केयर में इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को दिख रही हैं या उस रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट स्ट्रीट जो अगले साल का जो अर्निंग्स है उसमें 2-3 चीज़ें देखेगा। मार्जिन्स कैसे रहेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ कैसे रहेगा। इन्फोसिस के केस में 1.5% रेवेन्यू ग्रोथ तो आपके एक्विजिशन ही आएगा, तो आगे जाके कैसे कितना रेवेन्यू ग्रोथ इन्फोसिस गाइड करेगा, उस पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए इन्फोसिस पर आज रहेगी नज़र। पर सजीत साहब बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज की रणनीति हमसे साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं में जाएगा ब्रेक के उस पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे हम आज उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। इसके बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपकी स्क्रीन पर कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। देखिए, जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो देश में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर वसूला जाता है और उस पर सरकार ने ये कंपनियों को राहत दी है। खबर यह भी आ रही है कि ATF यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल जो कि विमानों में इस्तेमाल होता है उस पर भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। और पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई है वो 10 रुपये लीटर घटाई गई है। अब पेट्रोल पर जो 13 रुपये की ड्यूटी थी उसको घटाकर कर दिया गया है 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की ड्यूटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, वो हो गई है 0। तो ये राहत है बेसिकली कंपनीज को, ये कंज्यूमर्स को राहत अभी फिलहाल नहीं है, ये कंपनीज को राहत है। और क्योंकि अब हमने ये एनर्जी जो क्राइसिस है इसके बीच में तमाम जो कंपनीज हैं ये महंगे भाव पर कच्चा तेल बाहर से खरीद कर उसको रिफाइन कर रही होंगी, तो उनको जो नुकसान हो रहा होगा उसकी थोड़ी सी भरपाई करने के लिए सरकार ने कंपनीज को ये राहत दी है। तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। लेकिन चलिए आज खबरों वाले शेयर कौन से हैं, आज कहां पर एक्शन दिखेगा, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद अपने एक्सपोर्ट्स को जोड़कर इंडेक्स की और स्टॉक की रणनीति मुकम्मल तरीके से हम आपकी कराएंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी मिताली जैन। मिताली, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन सी हैं स्टॉक्स इन न्यूज? जी सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फोसिस की, इसको रखना चाहिए आज अपने रडार पे। कंपनी ने एक्विजिशंस के अनाउंसमेंट किए हैं। पहला है ऑप्टिमस हेल्थ केयर IT, जहाँ पे वो $465 मिलियन की डील करने वाली है। साथ ही स्ट्रेटस को भी एक्वायर करने वाली है करीबन $95 मिलियन में। दोनों ही कैश डील्स रहने वाली है और काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पे भी रखेगा नज़र। कंपनी ने अनाउंस किया है कि जैगुआर लैंड रोवर के जो ऑपरेशंस है वो उनकी UK प्लांट में 2 वीक्स के लिए बंद रहने वाले हैं क्योंकि प्लांट में आग लग चुकी है। साथ ही ब्रिगेड ग्रुप की बात करें तो पॉजिटिव फिगर यहाँ पे इसको भी रखेगा अपने फोकस में। कंपनी ने ब्रिगेड लुमेनिया लॉन्च किया है बेंगलुरु में। करीबन 4.25 एकड़ नेट जीरो कार्बन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रहने वाला है ये, और यहाँ से जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू की पोटेंशियल नजर आ रही है वो करीबन 700 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी रखेगा आज के सत्र में फोकस में, क्योंकि अलायंस जियो री इंश्योरेंस के जो कंपनी के ऑपरेशन है वो आज से शुरू होने वाले हैं। और आपको बता दें कि अलायंस जियो री इंश्योरेंस जो है ये एक जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंस और अलायंस ग्रुप के अंदर। फिनो पेमेंट्स की बात करें तो पॉजिटिव फिगर यहाँ से आता हुआ कंपनी ने बताया है कि मिस्टर ऋषि गुप्ता जो कि कंपनी के MD और CEO है उन्हें अब बेल मिल चुकी है। HFCL की बात करें तो पॉजिटिव फिगर यहाँ पे भी आता हुआ कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है 580 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जहां वो 300 से 310 मीट्रिक टन पर एनएम ऑप्टिकल फाइबर परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाले हैं जुलाई 2029 तक। साथ ही 555 करोड़ का एक अप्रूवल भी फंड रेजिंग का उन्होंने अप्रूव
कर दिया है। प्रेफरेंशियल इशुएंस होने वाला है यहाँ पे कन्वर्टेबल वारंट्स का, प्रमोटर्स को होने वाला है और करीबन 74 रुपये प्रति शेयर के भाव से यहाँ पे ये इशू होते हुए नजर आएंगे। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस को भी रखेगा रडार पे। कंपनी ने बताया है कि उन्हें इंस्पेक्शन और सर्च का नोटिस आया है आईटी डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए इन्हें फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल कंप्लीट कर दिया है एडवांस्ड आकाश वेपन सिस्टम के लिए। जो ऑपरेशन है वो भी जल्दी शुरू होते हुए नजर आएंगे। साथ ही कंपनी ने 2 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश कर दी है, जहां से उनकी जो करंट ऑर्डर बुक है 26,000 करोड़ की, उसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही कंपनी जो दूसरे डिफेंस प्रोडक्ट की प्रोफाइल है उसमें भी डाइवर्सिफाई करते हुए नजर आएंगे इसी फाइनेंशियल ईयर से। सोलह वाइनयार्ड्स की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए इन्होंने एक डेफिनेट अग्रीमेंट साइन किया है, जहां ये मोहित हेनेसी 19 एकड़ चैंडन वाइन एस्टेट को एक्वायर करने वाले हैं, जो कि नासिक में बेस्ड आउट है। और यहाँ से आप देखेंगे कि इनका जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो फैसिलिटी का प्रोडक्शन है वहाँ से कैपेसिटी एक्सपेंशन करीबन 4.5 लाख लीटर्स का होता हुआ नजर आएगा। कोचिन शिपयार्ड और HBL इंजीनियरिंग को भी रखेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में, क्योंकि दोनों ही कंपनीज जॉइंट वेंचर में एंटर करी है ग्रीन मैरीटाइम प्रोपोजल प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए, जहां ये डेवलप करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस मैरीटाइम सेक्टर्स को केटर करने के लिए। इसके अलावा एक्विस की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे भी कंपनी ने एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, जहां वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करने वाले हैं। क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो करीबन 2856 करोड़ का होने वाला है अगले आने वाले 5 सालों में। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर जो आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको खासा रखने चाहिए फोकस में। ठीक है मिताली, बहुत शुक्रिया आज ये सारी की सारी खबरें बताने के लिए। तो इन्फोसिस को लेकर देखिए अच्छी न्यूज़ है। इन्फोसिस ने इंटेंट दिखाया है, पैसे अब तक बायबैक पर डिविडेंड पर खर्च होते थे, लेकिन अब कंपनी ये नए नए डोमेन की कंपनीज को एक्वायर कर रही है और बिजनेस को एक्सपेंड करने पर फोकस कर रही है। बाकी डिफेंस को लेकर देखिए भारत डायनेमिक्स को लेकर अच्छी खबर है। कोचिन शिपयार्ड वाली जो खबर है वो भी आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इन पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और एक बार इंडेक्स का व्यू सबसे पहले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं PhD कैपिटल के प्रदीप हल्दर हैं और ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, गौरव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। गौरव जी, शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। अभी भी जो परिस्थितियां हैं मिडिल ईस्ट में वो कंफ्यूजिंग है, चुनौतीपूर्ण है। हालांकि अच्छी चीज यह है कि बाजार का रिएक्शन अब उन खबरों पर पहले के मुकाबले थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं है। एक पॉजिटिव यह है कि ईरान ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए और उनके बाकी भी जो मित्र देश हैं उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए गौरव जी? क्योंकि ट्रंप जब भी आएंगे कुछ न कुछ बोलेंगे, बाजार उस पर रिएक्शन देगा। तो क्या ट्रंप के लिहाज से ट्रंप के बयानों को क्या इंट्राडे लिहाज से ही तवज्जो देना चाहिए? Jay, good morning. Good morning to my fellow panelists and to all the viewers. सही कहा आपने। मैं तो शायद इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी तवज्जो नहीं देता हूं, बिकॉज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट अनरिलायबल उनके वो रहे हैं बयान, और उनका जो स्टैंड पॉइंट इतिहास बताता है वो बहुत ही कम रहा है। आज के दिन पे बोला कुछ और कल कर दिया कुछ। सो देयरफॉर रिलायबिलिटी इश्यूज ऑन व्हाट मिस्टर ट्रम्प इज सेइंग वो काफी ज्यादा हैं। कंसिडरिंग ऑल दोस फैक्टर प्लस आगे आज फ्राइडे है, वीकेंड आ गया है और गोइंग इनटू द नेक्स्ट वीक, अब वो भी हॉलिडे शॉर्टेंड वीक है, 2 छुट्टियां रहेंगी ट्रेडिंग उसके अंदर, दैट इज ट्यूसडे एंड फ्राइडे। देयरफॉर आई फर्मली बिलीव पोजीशंस अपनी लाइट रखनी चाहिए। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड टू सी यहाँ से बाजार के अंदर लेटर हाफ के अंदर कुछ सेल ऑफ देखने को मिले इसके चलते, तो मैं कॉशियस व्यू ही रखूंगा। क्रूड ऑयल अभी वापस $100 अ बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड आई फर्मली बिलीव जब तक ये 100 के आंकड़े के ऊपर है तब तक अनिश्चितताओं की गुंजाइश ज्यादा है, नेगेटिविटी की गुंजाइश ज्यादा है। अभी भारतीय सरकार ने थोड़ी राहत जरूर प्रोवाइड दी है, लेकिन ये दैट इज गेटिंग आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट्स। तो इस चीज को भी ध्यान देना है कि ये कब तक इस प्रकार से होल्ड कर पाएंगे। तो सर्टेनली जो मोस्ट वारंटेड चीज है वो यही है कि एक प्रॉपर डी एस्केलेशन हो, विच
अभी दोनों तरफ से नहीं नजर में आ रहा है। ऑल्दो 5 दिन का एक्सटेंशन ट्रम्प साहब ने जरूर दिया है, लेकिन वो 5 दिन होल्ड करेंगे नहीं करेंगे। प्लस इसराइल वो 5 दिन वाला सीज फायर को मानेगा नहीं मानेगा, अगेन दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो मैं कॉशियस अप्रोच मेंटेन करूंगा। कॉशियस अप्रोच रहेगा इंडेक्स को लेकर। गौरव जी भी यही कह रहे हैं। प्रदीप, एक बार छोटा सा व्यू आप दीजिए इंडेक्स को लेकर। निफ्टी में आज देखिए जो गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है करीब 150 नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। हालांकि दो सत्र की अगर हम बात करें तो लगभग 800 अंकों के आसपास का उछाल हो गया है निफ्टी में। क्या ये डिप बाइंग का मौका होगा या थोड़ा कॉशियस रहें ये फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि आगे अब वीकेंड भी खड़ा है और आज है शुक्रवार का दिन। तो जरा इंडेक्स पर छोटा सा व्यू और अपनी ट्रेडिंग पिक्स भी बता दीजिए कि आप कहां पर बुलिश हैं आज के लिए। जी अभिषेक सर, वेरी गुड मॉर्निंग आपको एंड गौरव जी को। देखिए, एक जो चीज मैं लास्ट दिन भी बोल रहा था कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग होने का पॉसिबिलिटीज है, उस दिन भी मैं बता रहा था आपको। और कहीं ना कहीं मार्केट बंद होते होते भी थोड़ा डीप लगा के गया और 23,300 के आसपास का क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 23,100 23,150 के रेंज पे एक ओपनिंग हो सकता है आज। एंड उसके बाद 23 को अगर होल्ड कर पाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको 23 से 23,400 तक एक ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ही चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 23 के नीचे तब जाएगा जब कुछ भी अगर अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड न्यूज आता है, क्योंकि आपने सही बोला है, ऑलरेडी मार्केट ने ये जो छोटा मोटा न्यूज है सबको डिस्काउंट कर दिया है। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट अभी बियरिश है। सो कहीं ना कहीं कुछ भी उछाल मिलता है वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आने के बाद फिर से नीचे आने का ही हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। और फ्राइडे वाला फैक्टर भी काम करेगा। उसके बाद सैटरडे संडे निफ्टी बैंक 53,708 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक एक बार 53,250 53,300 तक आपको नीचे देखने को मिल सकता है। एंड मुझे लगता है कि मेरा कॉल देने से पहले एक मेरा जो डिस्क्लेमर रहता है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, जितने भी स्टॉक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड registration granted by SEBI, membership of BSE, certification of NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance return to the investors। दो कॉल लेके आया हूं आज। पहला कॉल रहेगा KSB लिमिटेड। मुझे लगता है कि KSB लिमिटेड पे आप देखेंगे मंथली बेसिस पे एक कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग देखने को मिला है और ओवरऑल चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे भी आता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा KSB लिमिटेड में। थोड़ा नीचे ओपनिंग होगा तो आपको बाइंग का अच्छा खासा मौका मिल सकता है। 812 के रेंज पे चल रहा है। 800 से 795 के रेंज पे बाइंग रहेगा, बेस्ट बाइंग जोन। 845 का टारगेट रहेगा। 782 का एक स्टॉप लॉस, एक थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चलना है। सेकंड जो मैं कॉल लेके आया हूं वो है ऑरोबिंदो फार्मा। ऑरोबिंदो फार्मा का भी मुझे चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ऑरो फार्मा जिस तरीके से लगातार एक डबल बॉटम बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है एंड वीकली चार्ट में रिसेंटली ऑलमोस्ट 1230 के ऊपर ब्रेकआउट भी आया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन और अप ट्रेंड कंटिन्यूअसली यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट ऑलमोस्ट 1330, सेकंड टारगेट 1355 तक आपको देखने को मिलेगा। अगर ओपनिंग 1300 के आसपास मिलता है तो बाई करने का अच्छा खासा मौका आपको देखने को मिलेगा। 1272 का एक स्टॉप लॉस और दोनों टारगेट के लिए आप पोजिशनल बाई करके जा सकते हैं। ठीक है, अरविंदो फार्मा और केएसबी दोनों में पोजिशनल बाइंग करने की सलाह है प्रदीप की। अरविंदो फार्मा के लिए जो टारगेट्स होंगे 1330 रुपये, 1355 रुपये और 1272 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और दूसरा जो शेयर है ये कहीं ना कहीं गर्मियों से जुड़ा हुआ है, मानसून से भी इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, केएसबी लिमिटेड का। और ये उन गिने चुने शेयरों में शामिल होगा जहां पर अब युद्ध शुरू हुए 1 महीने का समय हो गया है। 27 फरवरी से आज 27 मार्च आ गया और उस दरमियान करीब 5 से 6% चढ़ा है। तो चढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफी सीमित है, लेकिन उसमें भी परफॉर्म करके इसने दिया है। 845 रुपए के टारगेट यहां से दे रहे हैं प्रदीप आपके लिए और 782 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये दो बढ़िया तेजी के शेयर हो गए प्रदीप की तरफ से। गौरव जी, आप जरा अपने शेयर बताइए सर, आपका कन्विक्शन कहां है और क्या बाइंग करना है? अभिषेक जी, जैसे मैंने बताया कि मैं लेटर हाफ के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद कर रहा हूँ, एक कॉशियस अप्रोच रख रहा हूँ, तो उसी के तर्ज पे मैंने आज अपना स्टॉक सिलेक्शन भी किया है। पहला स्टॉक है डिफेंसिव स्पेस फार्मा से, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में बाय करके चलना है। 2168 का स्टॉप ले सकते हैं। 2168 का भाव है प्रीवियस क्लोजिंग।
2120 का स्टॉप लगा के 2240 एंड 2280 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। काफी अच्छी रेजिलियंस शो की है, रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग के बाद प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा अपमूव पोस्ट किया था और वो होल्ड भी किया लेटर अपने एंड तक सेशन में। दैट इज अ पॉजिटिव साइन, वेयर एज हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों पे ब्रॉडर मार्केट्स में देखी थी, ये स्टॉक ने अपना लेवल होल्ड किया है विच इज वेरी गुड। और करंट सिनेरियो में भी फार्मा स्टॉक्स के साथ जाना, स्पेशली वो जो स्टेबल रहे हैं, एक प्रूडेंट अप्रोच होगा। दूसरा स्टॉक मैं सेल साइड पे लेकर आया हूँ, जियो फाइनेंस, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के चलना जरूरी है क्योंकि वी डू नॉट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, और अभी भी ओवरऑल बायस बेयरिश ही है। करंट प्राइस पे शॉर्ट सेल करना है, 243 का स्टॉप लॉस एंड 225 के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में इन द नेक्स्ट कमिंग 1 to 2 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, जियो फाइनेंस को लेकर ये भी 225 रुपए के टारगेट, 243 रुपए का स्टॉप लॉस, सेल के रिकमेंडेशन है जियो फाइनेंशियल को लेकर। 2% की तेजी हमने देखी थी मतलब बुधवार के सत्र में, और आज इसमें बिकवाली की राय दे रहे हैं गौरव जी। ठीक है, देखिए ऐसा है ना, बाजार ऐसा है कि कुछ कुछ सेल के ट्रेड्स आप रखिए अपने पास, और उसमें है जियो फाइनेंशियल है, और ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर बाइंग का व्यू है। डिफेंसिव्स कहे जाते हैं फार्मा शेयर, आईटी फार्मा, एफएमसीजी, ये डिफेंसिव्स कहे जाते हैं। जब संकट की स्थिति होती है तो ये कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को सुरक्षा देने का काम करते हैं। और 2240 2280 रुपए के 2 टारगेट होंगे, 2120 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये राय होगी आपके लिए ग्लेनमार्क को लेकर। ठीक है, चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास, एक्सपर्ट्स का जो पैनल है थोड़ा उसको और बड़ा करते हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अविनाश जी, HFCL को लेकर खबर आई है कि 580 करोड़ रुपए का ऑप्टिक फाइबर प्लांट के लिए मंजूरी मिली है, और 555 करोड़ रुपए का ये फंड कंपनी जुटाने जा रही है। हालांकि शेयर ने परफॉर्म किया नहीं है सर, काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है। आपका व्यू क्या होगा इसको लेकर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभिषेक, फंड रेजिंग और जो एक्सपेंशन है वो दोनों टाइम पे साइमल्टेनियसली हो चुका है। तो हो सकता है कि देखिए कितना डाइल्यूशन होता है, किस प्राइस पे होता है, क्योंकि अभी के बाजार में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये जो अमाउंट कंपनी ने कहा है, मेरे ख्याल से कितना जल्दी होता है और कितने प्रीमियम पे होता है, ये डिसाइड करेगा नियर टर्म में स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट के लिए। हालांकि देखिए ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट जो वो लगा रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और इनके काफ़ी कस्टमर्स हैं ऑलरेडी, जो ये ऑप्टिक फाइबर तो ये सप्लाई करते ही है। तो डेफिनेटली इनकी कैपेसिटी बढ़ती है तो इनके लिए अच्छी बात रहेगी, लेकिन ये एक्सपेंशन ऐसे टाइम पे आ रहा है जब फंडिंग थोड़ी-सी डिफिकल्ट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी तो फिलहाल जिनके पास है वो होल्ड करें, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में तो बेनिफिट मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी इसमें कंटिन्यू रहेगी। एक और छोटी कंपनी के बारे में व्यू लेते हैं, हालांकि हो सकता है कि आज इसमें आपको तेजी देखने को मिले, और शेयर का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक। अब इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ये गिरते गिरते 1000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। बिल्कुल 1000 करोड़ रुपए के आसपास का फिनो पेमेंट्स बैंक का मार्केट कैप है, और अगर आप इसको अक्टूबर के स्तर से देखेंगे तो वहां से जो प्राइस हो गया है शेयर का, वो हो गया है गिर के लगभग 1/3, 350 रुपए के आसपास के भाव थे, और गिरते गिरते अब ये रिकॉर्ड निचले स्तर पर शेयर है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ ऋषि गुप्ता को कोर्ट से जमानत मिल गई है, ये पॉजिटिव खबर। हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में इसमें हम ऊपर का मूव देखें फिनो पेमेंट्स बैंक में। राय इस पर फंडामेंटली लेंगे। अविनाश सर, आपसे व्यू चाहिए, कैसी लगती है आपको कंपनी है, और ये राहत है या फिर शेयर अगर चलता है तो जो कुछ पूंजी है निकालने का मौका होगा वो? नहीं, मेरे ख्याल से देखो बैंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़े से रेगुलेटरी इश्यूज थे, इसीलिए आरबीआई ने इस एमडी को रिजाइन करने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि देखिए अब जमानत मिल गई है तो हो सकता है थोड़ा सा बाउंस देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट जनवरी और मार्च का क्वार्टर अच्छी तरह से देखेगी, क्योंकि देखिए पेमेंट बैंक में एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, इनकी काफी अच्छे कस्टमर्स है, बैलेंस शीट क्वालिटी भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि देखिए जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है
मेरे ख्याल से अगर साल 1.5 साल का नजरिया कोई रखता है तो ही इसमें निवेश करिए, क्योंकि मार्च क्वार्टर के बाद जो कमेंट्री आएगी और होपफुली कोई नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त होगा, उसके बाद ही स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तब तक मेरे ख्याल से मार्केट वेट एंड वॉच के मोड में रहेगी। तो मार्च क्वार्टर विल बी इंपॉर्टेंट और उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी भी अगर जिनको करनी है वो थोड़ा-थोड़ा करके करे, टुकड़ों में करे। मुझे ख्याल से मार्च क्वार्टर विल बी द डिसाइडिंग क्वार्टर कि आगे का रोड मैप क्या है। मार्च तिमाही के नतीजों पर नजर रहने वाली है, लेकिन आप रिटर्न्स देखिए, आपको काफी ज्यादा निराशा हासिल होगी फिनो पेमेंट्स बैंक को लेकर। और 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, हर अवधि में भारी भरकम गिरावट शेयर के भाव में आई है। तो ये सेंटिमेंट कहीं ना कहीं खराब हो गया, अगर मैनेजमेंट को के ऊपर अगर सवाल के निशान लगते हैं तो। ब्रिगेड ग्रुप को लेकर देखिए खबर आई है कि कंपनी ने बेंगलुरु में 4 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ब्रिगेड लूमिया। नेट जीरो कार्बन प्रोजेक्ट ये है और प्रोजेक्ट से 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू की उम्मीद है। गौरव जी, व्यू आपसे चाहिए, क्योंकि अगर हम तमाम रियल एस्टेट कंपनीज को देखेंगे तो अपने 52 वीक हाई से 35%, 40%, 50% नीचे आ चुकी हैं और ब्रिगेड भी अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से लगभग ये शेयर आधा हो गया है। लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु वाले मार्केट से ना कुछ अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं। अभी परसों की खबर है कि पूर्वांकरा ने बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2 साल के लिए, कुछ अपने उन्होंने पाइपलाइन का खुलासा किया। अब ये ब्रिगेड की तरफ से खबर आई है, ये भी काफी ज्यादा पिटा हुआ शेयर। रिसेंटली थोड़ी बहुत बाइंग हम लोअर लेवल पर देख रहे हैं रियल एस्टेट काउंटर्स में। राय क्या होगी आपके ब्रिगेड को लेकर? अभिषेक जी, ब्रिगेड के अंदर एक खासी प्रॉफिट टेकिंग का दौर चल ही रहा है। एक लंबा समय हो गया है ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मिड ऑफ 24 में कहीं ना कहीं इसने अपना पीक बनाया था और उसके बाद लोअर लोअर्स बना रहा है। कोई भी कंसोलिडेशन होल्ड नहीं किया, हर राइस पे सेल ऑफ आया। अभी भी मैं कहीं ना कहीं अवॉइड की सलाह दूंगा। नो कॉन्क्रीट साइन ऑफ एनी सच रिवर्सल। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 700 रुपए के ऊपर, 700 का वो सरपास करता है, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहां पे पोजीशन बना सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 750। देयर आफ्टर उसे बिल्ड करना चाहिए। अभी के लिए मेरी अवॉइड की सूची में। अवॉइड की सूची में ही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। देखते हैं कि आज इंट्राडे में किस तरह के मूव आते हैं। सूला वाइनयार्ड को लेकर एक खबर आई है, हालांकि ये भी वही शेयर है जहां पर इन्वेस्टर्स ने काफी अपने हाथ जलाए हैं। और नासिक में मोहित हेनेसी की चैंडन वाइन स्टेट को खरीदने का इन्होंने समझौता किया है सूला वाइनयार्ड ने। अब ये शेयर को अगर आप देखेंगे, गिरते गिरते 150 रुपए पर भाव इसका आ गया है। 52 वीक हाई निश्चित तौर पर 300 रुपए के ऊपर का है। 336 रुपए का इसका 52 वीक हाई है। तो वहां से देखिए कितना ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ गया है और ये आंकड़े हैं आपके सामने कितना ज्यादा नुकसान करा है सूला वाइनयार्ड ने। प्रदीप जी, आपका व्यू सूला वाइनयार्ड को लेकर? चर्चा में तो खास तौर पर बहुत होती नहीं है, लेकिन खबर है तो इस पर एक राय लेना बनता है इस पर। 1290 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बचा है अभी, और जिस तरीके से ऊपर से हल्का हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन सकता है। लगातार एक सेलिंग प्रेशर वीकली, डेली एंड मंथली चार्ट में भी है। एक ब्रेकडाउन 340 से आया, उसके बाद 240 से आया था, उसके बाद लगातार 186 से भी जो थोड़ा बहुत सपोर्ट था उसके भी नीचे ब्रेकडाउन आ चुका है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग भी मैं बहुत ही लो देख पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर काउंटर पे। तो कुछ भी उछाल मिले, कुछ भी डेट कैट बाउंस आए यहाँ पे, तो आपको उछाल में सेल ऑन व्यू ही रखना है, होल्ड नहीं करना है। जितना टाइम देंगे उतना आपको नीचे आता हुआ दिखाई देंगे। एक तरफा सेलिंग चल रहा है यहाँ पे, कोई भी अपना बेस फॉर्मेशन के लिए हम वेट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि अगर 150 को होल्ड नहीं कर पाएगा तो 115 एंड 110 भी आ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हर एक उछाल में सेल करने का सलाह रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए सूला वाइनयार्ड्स यहाँ पर रखेंगे नज़र। हर एक उछाल में कहीं ना कहीं आपको इससे बिकवाली करनी है। बट इसके अलावा आज देखिए टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि JLR का प्लांट शटडाउन फिर से कंपनी ने बताया है, जहाँ पर 2 हफ्ते के लिए ये प्लांट शटडाउन होते हुए नज़र आएगा। साथ ही साथ देखिए ऐसे समय आ रहा है जहाँ पर अभी तो टाटा मोटर्स उभरने की कोशिश कर रहा था, अपने प्रोडक्शन नॉर्मल कर रहा था। अब उनका कहना है कि एक ही सप्लायर के प्लांट में आग लग गई है, सप्लाईज बंद हो गए हैं की रॉ मटेरियल और की कंपोनेंट्स के, और इसके चलते ये प्लांट शटडाउन उन्होंने अनाउंस किया है। एक बार गौरव, आपका व्यू टाटा मोटर्स PV पे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? Please said, Srishti, first of all, good morning to you.
जहां पर लग रहा था कि अब सपोर्ट्स के पास आके कंसोलिडेट करके स्टॉक के अंदर वापस चाल बनेगी, वहीं एक दोबारा एक अनफॉर्चुनेट न्यूज आ गई है स्टॉक के अंदर, फर्दर 2 वीक्स का क्लोजर ऑफ देयर प्लांट। देयरफॉर सर्टेनली एक नेगेटिव डेवलपमेंट है और उसका बाजार आई थिंक एक नेगेटिव ही लेगा एक आउटपुट। आई एम एक्सपेक्टिंग एक सेल ऑफ, एक बार लो कट जाएगा तो और ज्यादा गंभीर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। 300 का आंकड़ा बचना चाहिए, दैट इज ऑल आई एम होपिंग। अदरवाइज नहीं होता है तो ये फर्दर स्लिप करेगा टुवर्ड्स 280 जोन्स। तो एज ऑफ नाउ मेरा भी एक नेगेटिव व्यू ही है साइटिंग दिस रीसेंट डेवलपमेंट। तो नेगेटिव व्यू तो है, पर गौरव कोई लेवल्स हाईलाइट करना चाहेंगे आप, कहाँ तक गिरावटें आ सकती है आज अगर हमने देखा इस काउंटर में प्रेशर आते हुए? तो देखिए 300 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, पिछले दफा भी उसी लेवल से वापस आया था और उसके और भी हम लंबे चार्ट्स पे भी देखेंगे तो इन लेवल्स पे कई बार उसने रेजिस्ट भी किया है जब निचले लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, तो वही लेवल सपोर्ट्स का भी काम कर रहे हैं। तो 300 इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, वो निकलता है तो इट विल फर्दर ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 280 270 जोन। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र। टाटा मोटर्स 300 का एक अहम लेवल है, सपोर्ट लेवल। फ़िलहाल तो थोड़ा दूर लग रहा है, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। बट इसके अलावा आज भारत डायनामिक्स ये काउंटर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी ने फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल जो है एडवांस आकाश वेपन सिस्टम का, उसको जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। एक पॉजिटिव खबर भारत डायनामिक्स के लिए। प्रदीप, एक बार आपका चार्ट चेक, बीडीएल चार्ट पे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए न्यूज के तौर पे एक उछाल आ सकता है, लेकिन चार्ट में अभी भी वीकनेस है और वे वीकनेस मुझे लगता है कि एक बार 950 1000 के आसपास आ सकता है। तो 1182 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है डेफिनेटली आप बने रहिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था ऑलमोस्ट 980 1000 के लेवल पे। सो इस बार अभी भी चार्ट खराब ही लग रहा है मुझे, जब तक ये ऑलमोस्ट 1223 1230 इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता, यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम नहीं आएगा, अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है। सो अगर किसी के पास है होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है। सो एक बार नीचे अगर मिलता है कभी भी, आपको वो 1050 से स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं है, पॉजिटिव व्यू है मेरा, लेकिन शॉर्ट टाइम में जिस तरीके से चार्ट खराब है, एक बार वेट एंड वॉच करने जैसा सिचुएशन है अभी। चलिए, एक उछाल ज़रूर आ सकता है, बट बहुत एक्साइटेड ना होइए फिलहाल भारत डायनामिक्स को लेकर। बट इसी के अलावा आज इंटरग्लोब एविएशन फिर से फोकस में रह सकता है। और अविनाश जी, एक बार आपसे इंडिगो पर रणनीति चाहिए, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल बहुत प्रेशर हमने इस काउंटर पे आते हुए देखा और अभी भी जो न्यूज़ फ्लो है वो जारी है। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ फ्लो आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स पर जो है ड्यूटी बढ़ाई गई है एटीएफ के। बट अविनाश जी, 1 तारीख भी नज़दीक आ रही है और 1 तारीख वही डेट है जहां पर भारत में एटीएफ के प्राइजेस कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। अभी तक हमने उसमें चेंज देखा नहीं है। बट इसके अलावा आप देखिए एटीएफ के जो पूरे प्राइजेस हैं इंटरनेशनली 3 टाइम्स हो गए हैं। भारत में अभी ओवरऑल प्राइसिंग जो है वो चेंज होती हुई नज़र आएगी और ब्रोकरेजेस तो कह रहे हैं कि एक बड़ा जंप हम उसमें आते हुए देखेंगे। अविनाश जी, क्या रणनीति रखें इंटरग्लोब एविएशन पे? गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए मुझे लगता है कि बाजार में इंडिगो जो शेयर है वो थोड़ा सा इन द नियर टर्म वोलेटाइल रह सकता है। एटीएफ के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसका असर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव आएगा। प्लस जिस प्रकार से अभी क्रूड की कीमतें बढ़ी है तो वो तो वैसे भी मार्जिन्स को हिट करने ही वाला है। तो मुझे लगता है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं। इवन अप्रैल टू जून क्वार्टर विल बी वेरी चैलेंजिंग। हालाँकि देखिए स्टॉक में गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं आई है, क्योंकि अभी भी मार्केट मोनोपोली जैसा बिज़नेस है इनका। ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर ये कमांड करते हैं। तो ऑब्वियसली इन द शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर रहेगा। तो जिनको शॉर्ट पोज़ीशन लेनी है मुझे लगता है थोड़ा-सा अवॉइड करें। थोड़ा-सा स्टॉक को करेक्ट होने के बाद ही मौके मिलेंगे। मेरे ख्याल से मार्च क्वार्टर के बाद ही आई थिंक वी विल गेट अ बेटर आइडिया। सो आई थिंक एज़ ऑफ नाउ होल्ड है, बट फ्रेश बाइंग इज़ नॉट एडवाइजेबल।
एविएशन अभी फ्रेश बाय इन स्तरों पर ना करें, थोड़े समय बाद जो है इसको फिर से रिव्यू करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। पर चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बट हम ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपको बता दें कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली पूरे रंग में नजर आ रहा है, जहां फिल्म मेकर्स, क्रिकेटर्स और सितारे इस इवेंट को खास बना रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत ने टाइम्स नेटवर्क के आशीष पारिक से खास बातचीत की। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। All right, joining us right now at the International Film Festival Delhi is one of the biggest names in Indian cinema, Kangana Ranaut. Kangana ji, first ever global film festival in India. How does it feel? First time it's a government जो ये इनिशिएटिव ले रहा है। एक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए आपको पता है हम लोग कितना डिप्राइव्ड हमेशा रहे हुए हैं, और इस स्तर का जो है फिल्म फेस्टिवल होना अपने देश का, 2000 से ज्यादा फिल्म्स की एंट्रीज आई हैं, और उसके उपरांत जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, सिने एक्सचेंज हो गया या को प्रो मार्केटिंग जैसे अलग अलग एक्सचेंजेस से लेकर इनको जो है कोलैबोरेशंस कराई जाएंगी हमारी भारतीय फिल्मों की, सिलेक्टिव फिल्मों की जो है इंटरनेशनली। यही तो हम हमेशा से चाहते थे, एक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हुए, और ये बहुत ही गर्व की बात है। ये दिल्ली सरकार को मैं बहुत बधाई देती हूँ, मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ, कपिल मिश्रा जी को बधाई देती हूँ जी इस काम के लिए। And you've been one of those biggest stars in India, जो कि even though you're from the film industry, you don't really settle in Mumbai and you're not really focused there. Do you think a film festival like this in Delhi will democratize filmmaking in India as well? Yeah, which is much needed, no? Because like I said, Delhi has somehow got this, that it has nothing to do with the film industry or art or culture. जो politics का यहाँ पे ज़्यादा हो गया है. But I feel that is such a wrong interpretation of Delhi. For thousands of years, it has been the central point of the cultural exchanges. And why suddenly it's been limited to just one kind of platform, which is political. So we would love for Delhi to come out with its creative, spirit and to become an inspiration for the rest of India. नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सृष्टि शर्मा और 3 एक्सपर्ट्स आपकी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा हमारे साथ हैं और फंडामेंटली आपको शेयरों को लेकर गाइड कर रहे हैं बाजार के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। तो बाजार के लिए आज 2 दिनों की तेजी के बाद संकेत हैं थोड़े से नरम गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी है लगभग 150 अंक नीचे और एशियाई बाजारों में भी हम देख रहे हैं कमजोरी। मिडिल ईस्ट को लेकर जो सिचुएशंस हैं वो लगातार बदल रही हैं। ट्रंप कुछ बयान दे रहे हैं, ईरान उनको खारिज भी कर रहा है। ट्रंप ने पहले अपना 15 पॉइंट पीस प्लान भेजा ईरान को, ईरान ने उसको कहा कि हम इसको नहीं स्वीकार करते। ईरान ने फिर अपना 5 पॉइंट पीस प्लान अमेरिका के सामने रखा है। तो तनातनी बनी हुई है और इस बीच खबरें यह भी निकल के आई हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में ज्यादा सैनिक डिप्लॉय करने को लेकर तैयारियां कर रहा है। तो क्या आगे संघर्ष और बढ़ेगा या फिर हम युद्ध विराम की तरफ बढ़ेंगे, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है और बाजार भी उसी के हिसाब से रिएक्शन अपने देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए प्री ओपन के लेवल आ गए हैं। निफ्टी आपको करीब 325 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। ये लेवल लगभग 6 से 7-8 मिनट बाद ये सेटल हो जाएंगे 9:08 पर। उसके बाद एक बार निफ्टी पर हम व्यू जरूर लेंगे। लेकिन चलिए शेयरों पर चर्चा हम कर रहे थे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस बीच एक बार जरा रुपए पर नजर डालिए। ओहो, 94 रुपए हो गए हैं $1 के भाव। 94 का लेवल पहली बार ये ब्रीच किया है, तो बाजार के लिए ये चिंता तो है। 94 रुपए 16 पैसे फिलहाल ये देखिए 18 पैसे की नरमी आज के सत्र में हम रुपए में देख रहे हैं और बाजार की मुसीबत को ये और बढ़ाएगी। ये देखिए दबाव के पीछे की वजह क्या है? दबाव के पीछे की वजह क्या है कि डॉलर की बाइंग लगातार हो रही है। अब जिस तरह से क्रूड भड़का है, $100 के ऊपर के प्राइसेस गए हैं, तो निश्चित तौर पर आपका इंपोर्ट महंगा हुआ है, उससे डॉलर को सपोर्ट मिला। FIs की जो बिकवाली हो रही है उसने भी कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है रुपए में कमजोरी को और लगातार हम नीचे के लेवल देख रहे हैं और एक्सपर्ट्स तो ये भी आशंका जता रहे थे कि हम जल्द ही $95-96 के लेवल हम देखेंगे रुपए के। बुर्नस्टीन की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि उन्होंने 98 के लेवल तक रुपए के गिरने की आशंका जताई थी। तो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, तो रुपए की कमजोरी, FIs की बिकवाली, क्रूड का उबाल,
ये कुछ है नेगेटिव संकेत। पॉजिटिव्स ये हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुला है और कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे हमें आते हुए दिखाई दिया है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने ब्रेक से पहले कई सारे शेयरों की चर्चा की है और एक और शेयर पर हम फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। जियो फाइनेंस। अविनाश सर, आपसे राय चाहिए जियो फाइनेंस पर, क्योंकि अलियांज और जियो फाइनेंस का जो ज्वाइंट वेंचर है अलियांज जियो री एश्योरेंस, आज से कामकाज की शुरुआत हो रही है। ऊपरी स्तर से देखेंगे तो काफी ज्यादा गिरावट हम शेयर के भाव में देख चुके हैं, 100 रुपए से ज्यादा। क्या आपको लगता है कि मौका है निवेशकों के लिए? नहीं, इनफैक्ट अभिषेक, मुझे लगता है कि देखिए शॉर्ट टर्म में अगर कोई जियो फाइनेंस खरीदता है तो इमीडिएटली तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी अपसाइड आएगी, लेकिन ये जो करार है वो काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस में अगर कोई इस लेवल से निवेश करता है तो मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल से काफी टूटा है। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बाइंग तो हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल में जिस प्रकार से बिजनेस स्ट्रक्चर उभरेगा और जिस प्रकार से बिजनेस आएगा, मेरे ख्याल से फाइनेंशियल सेक्टर में ये बहुत बड़ा प्लेयर होगा। इनकी बैलेंस शीट साइज तो वैसे भी काफी बड़ी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो नए प्लेयर्स है, जो पुराने प्लेयर्स है, इनको काफी अच्छी बिजनेस में टक्कर देने की ताकत रखता है। तो कहीं ना कहीं देखिए शॉर्ट टर्म नहीं, बट अगर 12-15 महीने का व्यू है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत निमलिंग या थोड़ा बहुत टुकड़े में आप खरीद सकते हो। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको ज्यादा इसमें कोई रौनक ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और थोड़ी देर पहले गौरव जी ने इस पर व्यू दिया था अपना। गौरव जी ने इसको अपनी सेल साइड वाले रिकमेंडेशन में रखा है, शॉर्ट करने के लिए बोला है। तो टेक्निकली मतलब इस पे आप शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए आप चाहें तो इसको बाइंग भी कर सकते हैं। लेकिन आज कौन से वो 9 शेयर रहेंगे जो बाजार में एक्शन जबरदस्त दिखाएंगे? 9 के नवरत्न लेकर हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशेषा, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से हैं 9 शेयर आज के लिए? बिल्कुल, तो 9 के नवरत्न में सबसे पहले बात करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। HPCL, BPCL, IOCL जैसे सभी स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर जो 10 रुपए था उसे घटाकर 0 कर दिया है। तो बड़ी पॉजिटिव खबर आई है एक्साइज ड्यूटी घटाने की पेट्रोल और डीजल पर, और इसी के चलते सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं IT मेजर इन्फोसिस की, जहां पर कंपनी ने 2 एक्विजिशंस अनाउंस किए हैं। करीब $460 मिलियन US का ये टोटल एक्विजिशन है, एक डील का, और दूसरा मिलाकर टोटल करीब $560 मिलियन के आसपास आता है। ऑल कैश डील होगी, तो ये एक्विजिशन के चलते इन्फोसिस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जहां पर कंपनी ने अपने UK ऑपरेशंस को सस्पेंड किया है। एक सब्सिडरी JLR UK प्लांट में आग लगने के चलते 2 हफ्तों के लिए प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा, उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। तो नेगेटिव खबर, टाटा मोटर्स PV 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी गिरावट के साथ प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। इसके अलावा बात करेंगे निफ्टी रीजिक वाले कई सारे स्टॉक्स जो आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। याद रखें, आज लास्ट के 1 घंटे में रीजिक होगा, कई सारे स्टॉक्स में इनफ्लो मिलेगा, और इसी के चलते भारतीय एयरटेल, ट्रेंट, कमिंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, AMC जैसे कुछ स्टॉक्स में इनफ्लो आता हुआ नजर आएगा। तो शायद तेज़ी के साथ ये स्टॉक्स लास्ट के 1 घंटे में ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ब्रिगेड ग्रुप, जहाँ पर कंपनी ने बेंगलुरु में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की बात करें तो करीब 700 करोड़ के आसपास है। तो पॉजिटिव खबर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए निकल कर आई है। इसके अलावा फिनो पेमेंट्स बैंक पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है और अब कंपनी के MD और CEO ऋषि गुप्ता को कोर्ट से जमानत मिली है, बेल मिल चुकी है। 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ प्री ओपन में ये स्टॉक कारोबार करता हुआ। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, जहां पर इनकम टैक्स की सर्च और इंस्पेक्शन होगी, ऐसा कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया है। नेगेटिव खबर, 1% से ज़्यादा की गिरावट प्री ओपन में ऑलरेडी इस स्टॉक पर नजर आई है। इसके अलावा एक फार्मा काउंटर की बात करते हैं, बायोकॉन, जहां पर सिटी ने रिज्यूम किया है कवरेज, लेकिन अभी भी बिकवाली की राय ही दी है। उनका मानना है कि बायोसिमिलर सेल्स स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर रहते हुए नजर आ सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में, अगले कुछ सालों में, जिसके चलते उन्होंने अभी भी बिकवाली की रेटिंग इस स्टॉक पर दी है।
इसके अलावा बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा की, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने इनिशिएट किया है कवरेज। ओवरवेट की रेटिंग दी है, 2500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर मॉर्गन स्टैनली ने रखा है। उनका मानना है कि 11% का रेवेन्यू CAGR अगले कुछ सालों में कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट यहां पर आती हुई नजर आई है मैनकाइंड फार्मा पर मॉर्गन स्टैनली से। तो इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। तो ये 9 स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन आज के सत्र में नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीषा ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र, इस पे लगातार हम अपने एक्सपर्ट से भी चर्चा कर रहे हैं। बताइए, स्वागत करते हैं अब शिवांगी सारदा का भी, वो भी हमारे साथ अब मौजूद हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके आज लिस्ट पर हैं, क्योंकि मार्केट तो थोड़ी गिरावट के साथ शुरुआत करेंगे, ऐसे में क्या कुछ सेल कॉल्स हैं आपके पास? वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स एक ट्रंकेटेड वीक था और आगे भी हम एक ट्रंकेटेड वीक में एंटर कर रहे हैं। तो थोड़ी पोजीशंस जो है वो लाइट रखने की ही सलाह रहेगी और हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी है। मंडे को ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट्स में। तो इस लिहाज से हम स्ट्रैटेजी बेस्ड ही ट्रेडिंग अप्लाई करें। ऑफ कोर्स वीकेंड भी है तो थोड़ा लाइट रहने की सलाह रहेगी, बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जाना है तो मेरी नज़र यहाँ पे ऑटो स्पेस पर है। आइशर मोटर पर नज़र है, बट ऑफ कोर्स ओपनिंग के बाद हम रिविजिट भी करेंगे। ये स्टॉक जो है लगभग एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर बना रहा है और मल्टीपल सपोर्ट्स लिया है इस स्टॉक ने 6650 के लेवल्स पर। तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। एंड जो टारगेट्स हम नेक्स्ट आयशा मोटर के लिए देख रहे हैं वो लगभग 7200 तक के लिए है और 6750 के एक सपोर्ट को हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो चलिए आयशा मोटर्स यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। कहीं ना कहीं भरोसा यहाँ पर कायम है, बट खुलने के बाद एक बार इसको रिविजिट ज़रूर करेंगे कि क्या यहाँ पर ट्रेड लेना है या नहीं। बट चलिए इस काउंटर को रेडार पे ज़रूर रखते हैं। 7200 के टारगेट से जा रही हैं शिवांगी। पर शिवांगी, एक और काउंटर पर राय दीजिए और वो है बायोकॉन, क्योंकि देखिए सिटी ने यहाँ पर कवरेज जो रिज्यूम किया है, अभी भी वो अपना नेगेटिव व्यू बरकरार रखे हैं। बिकवाली की राय के साथ 3060 के टारगेट्स दे रहे हैं और उनका मानना है कि आने वाले समय में हालांकि बायोसिमिलर पाइपलाइन एग्जीक्यूशन ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, बट ओवरऑल इंडस्ट्री के डायनामिक्स जो हैं वो चेंज होते हुए नज़र आएंगे और जेनरिक प्लेयर्स के वैल्यूएशंस जो हैं वहाँ पर थोड़ा करेक्शन आ सकता है। शिवांगी, बायोकॉन क्या व्यू रखती हैं यहाँ पर? जी, बायोकॉन की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक ने लगभग पिछले 4 महीनों से काफी एक कंसोलिडेटिव बैंड में कामकाज किया है। अगर हम सिमिलर टाइम फ्रेम में अगर इसके सिमिलर पीयर्स देखें तो वहाँ पे लुपिन जैसे स्टॉक जो है वो ज्यादा आउट परफॉर्म किए हैं। तो डेफिनेटली बायोकॉन एक लैकलस्टर वाला स्टॉक जरूर रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे सेल की नहीं सलाह रहेगी, बिकॉज ये स्लो एंड स्टेडी अपमूव की तरफ जा रहा है और एक वीकली बेसिस पे हमें एक थोड़ी बहुत सेलिंग की हॉल्ट भी देखने को मिल रही है पिछले 2 हफ्तों के रब ऑफ के बाद। बट यहाँ पे बाइंग जो है वो काफी पेशेंस लग सकता है, इसलिए मेरी नजर दूसरे फार्मा स्टॉक्स पे रहेगी जिनमें आउट परफॉर्मेंस है। ऑलराइट, बट शिवांगी, कुछ एक और काउंटर्स फार्मा स्पेस में से जो कि अभी फिलहाल आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि आज मैं पढ़ भी रही थी जो HSBC का नोट आया है उसमें उन्होंने सन फार्मा को अपना प्रेफर्ड बाय बताया है। एक बार सन फार्मा, इस पे आप चार्ट चेक अगर दे पाएँ तो। जी बिल्कुल, सन फार्मा ने एग्जैक्टली अपने 50 डेमा से रिट्रेस किया है और ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पे हमने देखा सपोर्ट का। 17 फरवरी से लेके अभी तक हमने देखा है कि पिछले 2 या 3 बार से इसने काफी अच्छा यहाँ पे रिबाउंड किया है। तो डेफिनेटली सन फार्मा एक पॉजिटिव स्टॉक है। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो लगभग हम सन फार्मा में 1850 तक के लिए इसको नजर पे रख सकते हैं, जो कि इसका एक रीसेंट हाई भी है। इसने मार्च में ही ये हाई अक्रॉस टच किया था। बट दूसरे स्टॉक्स लुपिन और लॉरस लैब्स भी मेरे नजर पे हैं इस पूरे स्पेस में। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी फार्मा स्टॉक्स को लेकर। एक राय आपसे अविनाश सर चाहिए डी मार्ट के शेयर को लेकर। डी मार्ट में हमने रिसेंटली मूव अच्छे देखे,
3,900 रुपये के भाव हैं। हालांकि अगर हम इसको 52 वीक हाई से देखेंगे तो अभी भी लगभग 1,000 रुपये की दूरी पर ये शेयर खड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है इनको कंपटीशन बड़ा तगड़ा मिल रहा था। थोड़ी सी वो चिंताएं हाल फिलहाल कम जरूर हुई होंगी। आपकी राय सर एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेकर? नहीं, इनफैक्ट अभिषेक, मुझे लगता है कि जो अभी करंट क्वार्टर है उसमें मुझे लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन्स में डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। और प्लस डोमेस्टिक फेसिंग बिजनेस है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहे हैं कॉस्ट को लेके, वॉल्यूम ग्रोथ को लेके, उसका असर आपको मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये एक ऐसा शेयर है जो अगले 1.5-2 साल के लिए रिटेल स्टोरी को काफी अच्छी तरह से प्ले आउट करेगा। हालांकि वैल्यूएशंस सस्ते नहीं है, बट अगर किसी का नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे खरीदे। मुझे लगता है कि रिटेल स्पेस में वापस मार्च के बाद एक अच्छा उछाल आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि कंजम्पशन पोस्ट जीएसटी कट के बाद अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो अप्रैल टू जून इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब सबसे बड़ी बात तो ये डोमेस्टिक फेसिंग है, इनके लिए इंपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है और कहीं ना कहीं रिटेल में काफी बड़ा प्लेयर है, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला ये शेयर है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेकर ये भी हो गया। चलिए जरा प्री ओपन की लेवल की तरफ चलते हैं और जो शुरुआत होने जा रही है बाजार की, निफ्टी बैंक आप देखिए लगभग 460 अंक नीचे ओपन होने जा रहा है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो गिरावट है 125 अंकों के आसपास की लगभग होगी। तो जो संकेत निकल के आ रहे थे प्री ओपन के लेवल और गिफ्ट निफ्टी से, उसके हिसाब से ही आप देखेंगे कि ये लेवल आपके सामने है 23,200 के नीचे। अब ये शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि देखिए बाजार के लिए चिंताएं कई सारी हैं। चिंताएं ये हैं कि रुपया लगातार वीक हो रहा है। एफआईज के आउटफ्लो में हमने देखा कि क्वांटम थोड़ा सा कम जरूर हुआ था परसों के सत्र में, लेकिन 19 सत्र से बिकवाली लगातार चल रही है। मिडिल ईस्ट में भारत के लिए तो कहा है ईरान ने कि वो सेफ पैसेज इंश्योर करेंगे उनके भारत के जहाज़ों के लिए, लेकिन अभी भी क्रूड के प्राइसेस को लेकर जो चिंताएं हैं वो जस की तस है। कच्चा तेल $105 प्रति बैरल के आसपास हम देखें कि कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। $107 के भाव अभी फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूँ। 1% के आसपास की ही नरमी है। शुरुआत हो गई है, आप देखेंगे कि निफ्टी की जो शुरुआत हुई है लगभग 180 अंक नीचे हुई है। निफ्टी बैंक कमजोर शुरुआत के बाद अब गिरावट 600 अंकों की। सेंसेक्स की बात करें तो गिरावट है 600 अंकों से थोड़ी सी ज्यादा की। तो वीक स्टार्ट बाजार की हुई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब निफ्टी की जो गिरावट है 200 अंकों से ज्यादा की हो गई है। और आज जो चढ़ने वाले जो शेयरों की संख्या है वो काफी ज्यादा सीमित है। सिर्फ 5 चढ़ने वाले शेयर आज के सत्र में आपको नजर आएंगे और उसमें से ज्यादातर आपको आईटी स्टॉक्स ही दिखाई देंगे। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये स्टॉक्स हैं तेजी वाले। आईटी स्टॉक्स को रुपए की वीकनेस का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा होगा, लेकिन जो खबरें आई ना इन्फोसिस को लेकर, इन्फोसिस ने 2 अधिग्रहण किए हैं, बाजार ने उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया है। 0.25% के हल्के से गेंस आपको शेयर में दिखाई देंगे। मार्केट की अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ये भी आप देखिए कि वीक है। 550 शेयर ऊपर हैं, लेकिन 3 गुने से ज्यादा करीब 1700 शेयरों ने गिरावट पर शुरुआत की है। और इंडिया विक्स पे आप नजर रखिए, इंडिया विक्स 25 के ऊपर 25.25 फिर से 2.5% के आसपास का उछाल है। ये उछाल क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने पीस प्लान भेजा, ईरान ने उसको कर दिया रिजेक्ट। ईरान ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। अमेरिका जो भी दावे कर रहा है बातचीत को लेकर, ईरान उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है और ईरान ने ये अपना इंटेंट जाहिर कर दिया है कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। और यही फियर है इंडिया विक्स को ऊपर ले जाने के लिए। 3% का उछाल 25.5 के आसपास के लेवल हैं। तो इंडिया विक्स जब तक एलिवेटेड है, बाजार में बहुत ज्यादा हम बाउंस की उम्मीद करके चल नहीं सकते। बट ये अच्छी बात है कि जो चढ़ने वाले जो शेयरों की सूची है ना, उसमें आपको कुछ एनर्जी वाले शेयर दिखाई देंगे, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया। ओएनजीसी की तेजी की वजह यह है कि क्रूड में थोड़ा सा उबाल आया है और कोल इंडिया के चलने के पीछे की वजह यह है कि कहीं ना कहीं एनर्जी को लेकर शिफ्ट हुआ है कंजम्पशन में, और इसका बेनिफिशियरी ये जरूर है। टाटा मोटर का जेएलआर प्लांट यूके वाला कुछ टाइम के लिए शटडाउन हुआ है, तो उसका असर हम देख रहे हैं कि शेयर जो है करीब 3% नीचे है। श्रीराम फाइनेंस में लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग हमने देखी, आज फिर से प्रॉफिट टेकिंग 2.5% नीचे। इटर्नल करीब 2% नीचे। बजाज फाइनेंस में 2% गिरावट।
LNT भी हमने देखा था कि रिकवरी वाले प्रोसेस में था, आज 2% के आसपास की गिरावट, इसमें भी इंटर ग्लोब में भी 2% के आसपास की गिरावट है। और इंडेक्स का हैवी वेटेज के लिहाज से HDFC बैंक भी 2% नीचे आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। M&M 2 सत्र में लगभग 7% चला था, आज हम देखते हैं कि 1.5% के आसपास की नरमी आपको M&M के शेयर में भी देखने को मिलेगी। तो बाजार में कमजोरी ही नजर आएगी और इंडेक्स इस वक्त निफ्टी 225 अंक नीचे और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो हो गई है 750 अंकों के आसपास की। एक बार जरा चेक करते हैं कि कौन से सेक्टर इंडेक्स बाजार को आज सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें 2 ही इंडेक्स है, IT है, आधे % के गेंस हैं और ऑयल एंड गैस में 0.25% की मजबूती है। अदरवाइज सारे के सारे सेक्टरल इंडेक्सेस आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पिटाई के शिकार हो रहे हैं सरकारी बैंक, रियल एस्टेट, ऑटो, ये सबसे ज्यादा पिट रहे हैं। मेटल में भी आज हम देखने की कमजोरी हावी है और इसी के चलते जो निफ्टी की गिरावट है वो जहां पर शुरुआत हुई लगभग 150 अंक नीचे खुला, अब गिरावट है 250 अंकों के आसपास की और निफ्टी बैंक है करीब 800 अंक नीचे। जरा बड़े जो मूवर्स हैं बाजार के, जरा उनको चेक कर लेते हैं कि उनकी स्थिति आज क्या है। देखिए, ब्रिगेड अपना एक नया प्रोजेक्ट ला रहा है, शेयर में 9% का उछाल है, काफी ज्यादा पिटा हुआ शेयर था, आज थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाली कंपनीज में आज हम तेजी देख रहे हैं। ग्रेफाइट और HEG दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं, 4% ऊपर HEG है और ग्रेफाइट करीब 5%। स्टील के प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जहां पर चलने वाले जो शेयर हैं HPCL, BPCL, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है सरकार की ओर से, राहत देने की कोशिश है, इसके चलते थोड़ी बहुत अब बाइंग देखेंगे, लेकिन जितनी गिरावट हुई है उसके हिसाब से ये रिकवरी बहुत ज्यादा मायने रखती नहीं है। कुछ और चढ़ने वाले शेयरों में जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है, LIC हाउसिंग, कंसाइन नेरोलैक, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 1% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। गिरावट वाले शेयरों की अगर सूची देखेंगे NSE 500 की, तो मिंडा कॉप में 4% की नरमी है, राजेश एक्सपोर्ट्स, स्पार्क करीब 4% नीचे, स्टरलाइट टेक 4% टूटा है, PCBL में हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी थी, 4% ये शेयर नीचे आ गया। इसके अलावा BOB, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 3 से 3.5% नीचे आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे और HDFC AMC 3% नीचे है, गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 3% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। सरकारी बैंकों की स्थिति आज कमजोर आपको नजर आएगी, PNB, बैंक ऑफ इंडिया ये भी 3% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और AC मैन्युफैक्चरिंग वाले शेयरों में थोड़ी बहुत बाइंग आई थी लोअर लेवल से, लेकिन आज वहां पर भी प्रेशर है। ब्लू स्टार लगभग 2.5% टूट के आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो बाजार की स्थिति आज कमजोर है और कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम करेगा शुक्रवार का सत्र। लोग अपनी पोजीशंस लेकर जाना नहीं चाहेंगे और इसके चलते प्रेशर आपको थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कि इंट्राडे में आता हुआ दिखाई दे। निफ्टी बैंक दिन के निचले स्तर पर 925 अंकों की गिरावट फिलहाल हम देख रहे हैं और निफ्टी है 325 अंक नीचे। चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानेंगे आज के लिए ओपनिंग ट्रेड्स। चलिए, मार्केट की शुरुआत तो हो गई है, बट ऐसे में समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं। और प्रदीप, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कर दीजिए और ओपनिंग के बाद कहां पर देख रहे हैं आप मौके? जी, इंडियन बैंक को एक बार शॉर्ट करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। मुझे लगता है कि एक बार टारगेट 870 एंड 865 तक आना चाहिए, तो फाइनल 865 टारगेट के लिए करेंट जोन से एक बार शॉर्ट करके जाइए। एक स्टॉप लॉस आपको 905 में मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए, इंडियन बैंक मौजूदा स्तरों से जो है आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक शॉर्ट की सलाह फिलहाल आती हुई इस पर्टिकुलर काउंटर में। अभी तो फिलहाल ये तमाम बैंकिंग काउंटर्स जो हैं थोड़ा सा सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर से सेलिंग प्रेशर आता हुआ। पर शिवांगी, अब आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पर है आपकी नज़र? टाइटन पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेटेड बैंड में ये काम किया है स्टॉक ने लगभग पिछले 2 सेशन से। आर्ली बेसिस पे भी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो शिवांगी, एक बार फिर से स्टॉक का नाम रिपीट कर पाएंगे प्लीज? जी, टाइटन की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस के मूवमेंट के कारण काफी एक वॉलेटिलिटी रही है, बट स्टॉक जो है पिछले सेशन के लास्ट आवर चार्ट में अगर हम देखें तो कंसोलिडेट करते हुए दिखा है एंड हायर जोन्स पे काफी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी मोमेंटम और रिक्वायर्ड है, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बाजार में ये वन ऑफ द साउंड काउंटर्स है और यहाँ पे एक 4150 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी।
3900 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ऑलराइट, तो चलिए टाइटन यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। हाल फिलहाल ये भी काफ़ी वॉलेटिलिटी का शिकार हुआ है, तो टाइटन इस काउंटर पर शिवांगी की खरीदारी की राय 4150 के टारगेट्स के लिए आप इसको ध्यान में रखें, बट 3900 का स्टॉप लॉस भी आपको ध्यान में रखना है। पर गौरव जी, अब आपसे समझेंगे कहाँ पर है आपकी नज़र। जी, स्टॉक अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे, दैट इज हिंडाल्को मेटल स्टॉक है एंड एट अ करंट प्राइस ऑफ 868 इसके अंदर हम बाय कंसिडर कर सकते हैं। 875 880 के जोन के ऊपर निकलता है और पोजीशन ऐड कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाना है 840 860 का, और जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इसमें है क्लोज टू 920। स्टॉक में अच्छी खासी रेजिलियंस शो की थी ऑफ लेट, कुछ गिरावट आई, अब उसके बाद मुझे दोबारा उम्मीद है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नजदीक आके बाउंस कर रहा है। देयरफॉर आई बिलीव यहाँ से एक चाल बनेगी 950 की, इसके अंदर छोटा स्टॉप लॉस है, बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस है, मौजूदा स्तरों पर बाय कर सकते हैं हिंडाल्को। 920 के टारगेट्स यहाँ पर ध्यान में रखिए, 860 के आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। और जी हाँ, जब से ये पूरी मिडिल ईस्ट वॉर चालू हुई है, इसमें एल्यूमिनियम एज अ काउंटर जो है बाकी अन्य बेस कमोडिटीज़ को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। और वजह यह है कि मिडिल ईस्ट में बड़ी रिफाइनरीज हैं और उसके चलते हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन और सप्लाई को लेकर चिंता ज़रूर थी, और उसी के चलते कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स भी फोकस में हैं। बट आज आईटी पैक फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ, क्योंकि टीसीएस अब बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर, लगभग 0.25% की यहाँ पर तेजी है। HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, इन तमाम काउंटर्स में आप देख लीजिए बेहतरीन एक्शन है। पर अविनाश जी, आपसे आपके टॉप आइडिया समझना चाहेंगे आईटी पैक में से, क्योंकि अब जो पूरी तस्वीर पिछले एक हफ्ते में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल आईटी प्लेस फिर से कहीं ना कहीं फ्लेवर में आ रहे हैं, और जितने भी एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं या फिर ग्लोबली जो एआई की कंपनीज हैं उनमें थोड़ा सेल ऑफ ज़रूर रहा है। क्या व्यू रख रहे हैं आप आईटी पे, और आप अगर हमारे दर्शकों के लिए टॉप 3 to 4 काउंटर्स बता पाएं तो। आई थिंक सृष्टि, देखिए आईटी एक अभी सेफ काउंटर बन रहा है, क्योंकि जितनी भी गिरावट एआई रिलेटेड थी मेरे ख्याल से ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। और लार्ज कैप में मुझे लगता है कि इन्फोसिस, फिर उसके बाद टीसीएस, एचसीएल टेक, ये तीनों स्टॉक्स में हमको लगता है कि मार्च के जो नंबर्स आएंगे काफी अच्छे आएंगे। ऊपर से मार्च क्वार्टर के बाद कमेंट्री आएगी कि व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ आउटलुक, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैटर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। यूएस से जो ऑर्डर विन आने वाले थे वो शायद थोड़ा सा और समय ले। बट ये सारी कंपनीज मुझे लगता है कि बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। इसमें कोई डाउट नहीं कि डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड के लिए शायद आपको 1-2 क्वार्टर और वेट करना पड़े। तो जिनको मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए खरीदना है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, ये अच्छा मौका है, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी बिजनेसेस मिल रही है और ये सारी बिजनेसेस एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में है। मुझे लगता है कि एआई जरूर आएगा, लेकिन इसका फायदा इन कंपनीज को जरूर मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। तो आई थिंक 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके ये सारे 2-3 स्टॉक्स हम हमारे क्लाइंट्स को भी हमने सजेस्ट किए। थोड़ा सा सेफ एरिया है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी ईरान और यूएस के बातें चल रही है, लग तो रहा है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद वापस अगर वॉर एस्केलेट होता है तो डेफिनेटली आईटी विल बी अ गुड प्रोटेक्शन काइंड ऑफ एरिया फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, ठीक है। आईटी को लेकर अविनाश जी का ये व्यू हो गया। आज आप देखेंगे कि ओला में लगभग 4-5% के आसपास की तेजी है। अविनाश सर, ओला के बारे में एक व्यू दीजिए। चर्चा हम काफ़ी करते हैं और लोगों का नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा कराया है। अब इन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, नो आइस एज, ICE। दर्शकों के लिए बता दें कि IC यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कि पेट्रोल डीजल वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं जो इंजन, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब ये गिमिक पर ज़्यादा भरोसा करती है अविनाश सर ओला। एक्चुअल परफॉर्मेंस तो मतलब कुछ अच्छा है नहीं, ना ही फाइनेंशियल्स कुछ अच्छे दिखाई दिए इनके। आपकी राय क्या होगी सर निवेशकों के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए एक नैरेटिव तो बहुत स्ट्रांग है मैनेजमेंट से, लेकिन परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड कुछ अलग है। और मुझे लगता है कि जब तक नंबर्स में कोई इंप्रूवमेंट आता नहीं है तब तक मार्केट अभी स्टॉक को इमीडिएटली रीरेट नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि देखिए अगर ईवी स्पेस में अगर आपको खरीदना ही है तो एथर एक बहुत अच्छा विकल्प है। मेरे ख्याल से एथर का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, इनकी बैलेंस शीट भी अच्छी है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने ऑपरेशंस को स्केल अप किया है। तो ओला के लिए मैं यही कहूंगा कि मार्च का क्वार्टर आने दीजिए। देखिए मार्केट अभी नंबर्स को बहुत क्लोजली वॉच करेगा।
कहीं पे भी उनको थोड़ा-सा और कमज़ोर नंबर दिखता है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से रीरेट होगा, इनफैक्ट यहाँ से भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिए क्योंकि अभी ईवी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत कंसेशंस दिए हैं, बट इसका असर नंबर्स में आना चाहिए। तो एज़ ऑफ नाउ नो फ्रेश बाइंग एडवाइस। कोई फ्रेश बाइंग करने की जल्दबाजी ना कीजिए आप ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में। मार्केट देखिए 225 अंकों की गिरावट निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 850 अंकों के आसपास की फॉल हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। लेकिन दो शेयरों ने जिनकी हमने शुरुआत में मेंशन तो किया था, क्या गजब की उड़ान भर दी है एचईजी और ब्रिगेड ने। एचईजी ग्रेफाइट ने, ग्रेफाइट करीबन 9% ऊपर, एचईजी की बात करें 12.5% ऊपर। अब इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इनका स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। अब क्या शॉर्टेज की खबरें हैं, क्या सप्लाई को लेकर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं कि इनके शेयर के भाव इतनी तेजी से आज ऊपर जा रहे हैं। ग्रेफाइट और एचईजी, एक राय इस पर प्रदीप आप दीजिए, पकड़ में आएंगे अभी या फिर बस निकल चुकी है? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऊपर आ चुका है, तो इसीलिए ग्राफाइट में मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है। ऑलमोस्ट अगर देखेंगे 675 680 तक शॉर्ट टाइम में आज या तो कल तक आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर किसी के पास होल्ड है, अब बाई करके रखे हो तो बने रहना चाहिए आपको। और एचईजी में भी मुझे लगता है कि मल्टीपल रेसिस्टेंस है, आपको एक बार 595 600 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और ये जो ब्रिगेड एंटरप्राइज है, इसमें स्पेशली क्या हुआ है, गैप अप नहीं हुआ है, मार्केट ओपनिंग के बाद इसमें मूव आया है। सो मैं एक्चुअली कॉल भी देने वाला था, लेकिन थोड़ा वो मेरे तरफ आते आते टाइम हो गया तो चल गया स्टॉक फटक से, तो इसीलिए मैंने नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से मूव आया है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। करेंट जोन से भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। और रिसेंटली मैं बेंगलुरु में था, तो इनका जो सीईओ है उनके साथ मेरा डिस्कशन भी चल रहा था। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रोजेक्ट है और जिस तरीके का वैल्यूएशंस है, लंबा टाइम से एक लगातार वीकनेस था चार्ट में। मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो मूव आया है, मूव कंटिन्यू होना चाहिए ब्रिगेड में। करेंट जोन से भी मैं 8 to 10% का मूव शॉर्ट टाइम में एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। वैसे 8 to 10% का मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ब्रिगेड में। ब्रिगेड अगर आप 52 वीक हाई से देखेंगे, लगभग 1350 रुपए के आसपास के भाव थे और वहां से गिरते गिरते ये 600 रुपए के आसपास आ गया था, नहीं कि आधा हो गया था। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पिटने के बाद कंपनी तो देखिए अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बढ़िया प्रोजेक्ट्स इनके पास, और एक्सपेंशन मोड में भी है। बेंगलुरु के मार्केट से बाहर निकल के भी ये अपनी पकड़ को मजबूत फोकस कर रही है। दिल्ली एनसीआर में भी इनके कोशिश कर रही है पैठ बढ़ाने की अपनी। ये आज हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर और केमिकल वाले जो शेयर हैं वहां पर आपको सिलेक्टिव बाइंग आज के सत्र में नजर आएगी। आरसीएफ हो गया या फिर रैलिस हो गया, ये शेयर आपको चलते नजर आएंगी। गेंस हालांकि थोड़े सीमित हैं। शिवांगी, आपका व्यू, कोई शेयर जो आपको आपके रडार पर आ रहा हो? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स इसमें एक अच्छी मोमेंटम बनती हुई दिख रही है। रैलिस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे लगभग पिछले 2 दिनों से एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है, बट वीकली स्ट्रक्चर अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। और यहाँ पे मंथली बेसिस पे भी हमने देखा था कि पिछले जो 3 महीनों का जो गेन्स था वो गिव अप होते हुए दिखा है। तो काफ़ी टाइम लग सकता है यहाँ पे वापस एक फ्रेश बाइंग की स्प्री पकड़ने में। तो मेरी राय रहेगी हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें इस स्टॉक में। ऑलराइट, तो थोड़ा वेट एंड वॉच रैलिस में फिलहाल एडवाइस करती हुई शिवांगी। बट इस बीच आप देखेंगे तो मार्केट की वीकनेस थोड़ी गहराती हुई, क्योंकि अब निफ्टी बैंक में 900 अंकों से ज़्यादा की भी गिरावट है और निफ्टी 50 फिर से 23,000 लेवल को होल्ड करेगा या नहीं ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस बीच आप देखिए रुपए में कोई भी रिकवरी नहीं आई है। रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया है और साथ ही साथ इंडिया विक्स फिर से 6% उछलता हुआ दिखा है। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे। कुणाल बोत्रा अब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। और कुणाल, कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट की वीकनेस? एक बार क्विक टेक, 23,000 बचेगा ऐसा लग रहा है? तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद 23,000 होल्ड कर लेगा, बिकॉज हम जनरली देखते हैं कि जो फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स की जो सेलिंग होती है उसके आसपास में इंडेक्स जनरली स्टेबलाइज कर जाता है। तो अच्छी बात है कि हम शायद से थोड़े से एक्सेस में आ गए हैं
करेक्शंस में, इंडाइसेस में, ओपनिंग में। मार्केट ब्रेथ हालांकि थोड़ी सी बेटर है। पुराने लास्ट कुछ एक दिनों में जब मार्केट सेलिंग कर रहा था तो उस लिहाज से हम देखें कि मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा बेटर है। स्टॉक्स में थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। काफ़ी सारे कॉन्ट्रा स्टॉक्स है, क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स भी है जिनमें हम अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शायद ये एक अच्छा बेस पॉइंट बन सकता है इंडेक्स के लिए इंट्राडे के लिहाज से। यहाँ पे मैं कुछ एक बाय कॉल सजेस्ट करूँगा। मेरा मानना है कि आई थिंक पहला बाय कॉल जो मैं सजेस्ट करूँगा वो रहेगा पिरामल फाइनेंस पे। 1800 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है पिरामल फाइनेंस का। हायर हाइज एंड हायर लोस का नियर टर्म सपोर्ट बना रहा है। स्टॉक प्राइस ट्रेंड 50 DMA का भी एक अच्छा सपोर्ट लिया है स्टॉक प्राइस ने। 1820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा बाय कॉल। टारगेट रख सकता है 1880 का, स्टॉप लॉस 1790 का रख सकते हैं पिरामल फाइनेंस में। सेकंड जो मैं बाय कॉल सजेस्ट करूँगा वो रहेगा औरोबिंदो फार्मा पर। 1300 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है औरोबिंदो फार्मा के लिए। खास बात है कि स्टॉक ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट साथ में दिया है। जब स्टॉक ने आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वो लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं औरोबिंदो फार्मा में बाय कॉल सजेस्ट करूँगा। 1360 का टारगेट रख सकता है, स्टॉप लॉस 1295 का। ऑल राइट, तो चलिए पिरामिड फाइनेंस और औरोबिंदो फार्मा, जी हम फार्मा स्पेस की बात कर ही रहे थे और कहीं ना कहीं डिफेंसिव्स फिर से फ्लेवर में आते हुए औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर भरोसा कायम है। 1360 के टारगेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बट इसके अलावा आप देखिए कई सारे ब्रॉडर मार्केट के काउंटर्स हैं जहाँ पर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी है और LIC हाउसिंग ये काउंटर भी लगभग 2% मजबूत है। कुणाल, कोई व्यू LIC हाउसिंग पर? तो LIC हाउसिंग और मेरा मानना है कि काफ़ी सारे जो NBFC स्टॉक्स में इनमें एक अच्छा मूव आ रहा है। LIC हाउसिंग में भी लास्ट 4 से 5 दिनों में एक 10% के आसपास का एक अच्छा उछाल आया है। 460 से करीबन 503, 505 के आसपास का एक अच्छा मूव आ चुका है। फिलहाल कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा बिकॉज हमने देखा है बहुत बार कि एक 10% मूव के बाद में स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट कर जाता है। बट हाँ, इसको बाइंग की जानी चाहिए। अगर ये स्टॉक वापस से 485, 490 के आसपास आ जाता है तो मेरा मानना है कि अच्छा लेवल बन सकता है जहाँ पे LIC हाउसिंग पे बाइंग कर सकते हैं ट्रेडर्स। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस ट्रेडिंग के नज़रिए से फिलहाल आप बाय ज़रूर कर सकते हैं। बट इस बीच देखिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आता हुआ जहाँ पर जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है उसके चलते जो है उनका कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी से तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है और हाल फिलहाल सरकार उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उनको थोड़ी राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी कटौती पर उन्होंने फैसला लिया है। कहीं ना कहीं इससे राहत ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी OMC कंपनीज़ को और घाटे की भरपाई के लिए सरकार का कदम है ये। एक बड़ा लॉस सरकार ने इसके चलते लिया है बट कहीं ना कहीं मौके को देखते हुए उन्होंने और सरकार ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर ठीक समझा कि फ़िलहाल एक्साइज ड्यूटी में राहत दी जाए। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका ये कुछ देश ऐसे ज़रूर हैं जहां पर कच्चे तेल में काफ़ी तेज़ी देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है बट फिलहाल नुकसान को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती और इसके लेकर सरकार का एक बड़ा कदम इस पे। अब BPCL, HPCL, IOC ये तमाम काउंटर्स जो हैं वो सुबह से ही फोकस में थे। हालांकि इस एक्साइज ड्यूटी कटौती के चलते जो न्यूज़ फ्लो है इसके चलते ये काउंटर्स ने ऊपरी स्तरों पर शुरुआत ज़रूर की बट अभी फ़िलहाल लाल निशान में फिसलते हुए नज़र आए हैं। कुणाल, क्या लगता है ये वीकनेस थोड़ी और गहरा सकती है? क्योंकि देखिए रिलीफ तो है बट जो एक्चुअल जो बेस कमोडिटी है क्रूड उसमें कोई भी राहत नहीं है और तब तक उनके जो मार्जिन्स हैं उन पे प्रेशर रहेगा। कैसे देख रहे हैं आप इन स्टॉक्स की चाल? तो थोड़ा सा प्रेशर आज हम देख रहे हैं स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में। बट मेरा मानना है कि आई थिंक जब तक ये इंटेंट इम्पोर्टेंट है सरकार की तरफ से, जो आज हमने देखा है ये बहुत बार होता है कि ये इंटेंट होता है जो स्टॉक प्राइसेस के सेलिंग को एक कुशन कर जाते हैं। हमें वो भी देखना पड़ेगा कि लास्ट 3 हफ्ते 4 हफ्ते में काफ़ी सारे जो OMC स्टॉक्स है उनमें करीबन 25 से 30% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर हम BPCL की बात, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो फरवरी में स्टॉक करीबन 460, 480 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब स्टॉक ने रिसेंटली 320 के आसपास का एक लो बनाया है तो 160 पॉइंट के आसपास का एक करेक्शन स्टॉक ने हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब इतना बड़ा करेक्शन हो जाता है स्टॉक प्राइसेस में शॉर्ट टर्म में और उसके बाद में जब इंटेंट पॉजिटिव हो जाता है तो मेरा मानना है कि एक अच्छा बेस बिल्डिंग बन सकता है। फिलहाल आज की ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक्स
को मैं वेट एंड वॉच रखूंगा। बट हाँ, अगर ये स्टॉक्स अपने प्रीवियस लोज के आसपास आ जाते हैं, जैसे कि 320 के आसपास अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम आ जाता है, 130 135 के आसपास अगर आईओसी आ जाता है, ये जो जोन्स है मेरा मानना है कि बहुत अच्छी काउंटर बाइंग जोन बन सकती है शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए एक मौका बन सकता है। लेकिन देखिए, दिक्कत की बात यह है कि नुकसान तो हो रहा था ओएमसीज को, तेल कंपनियों को, क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई $70-72 के आसपास के प्राइसेस थे। अगर आप अभी देखेंगे तो $107 है ब्रेंट क्रूड का प्राइस, जो कि रफली अराउंड 50% का इंक्रीज है युद्ध के लेवल से। तो ये नुकसान को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। कंज्यूमर्स को तो राहत नहीं मिलेगी, मतलब कंज्यूमर्स तो तैयार हैं कि शायद आगे प्राइसेस बढ़े भी। 4 राज्यों के चुनाव भी होने हैं, उसके बाद शायद उस पर डिसीजन हो कंपनीज की तरफ से। लेकिन ये एक फौरी राहत है कंपनीज को जो नुकसान झेल रही थी। लेकिन देखिए, ऊपरी स्तरों से फिर से हम प्रेशर देख रहे हैं। शुरुआत आज पॉजिटिव जरूर हुई थी, लेकिन ये कह सकती जितना नुकसान हो ना, उसके मुकाबले अब ये राहत बहुत ही कम है। कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं। आईडीबीआई बैंक के शेयर पर एक राय चाहिए आपसे शिवांगी, क्योंकि ये भाव गिर के आ गए हैं 65 रुपए के आसपास। सरकार ने देखा कि जो बिड्स आई इसके लिए बेस प्राइस से भी कम बोलियां आई आईडीबीआई बैंक के लिए, और उसके बाद सरकार ने विनिवेश के प्लान को ही टाल दिया आगे के लिए। उसके बाद हमने ऊपरी स्तरों से काफी तेजी से टूटते हुए शेयर को देखा है। 65 रुपीज का भाव। राय आपकी, यहां से कितना नीचे आप देख रही हैं? आईडीबीआई बैंक में हमने देखा है पिछले 2 सालों में जो भी एक अटेम्प्ट्स हुए थे एक मूव के, वो पिछले 3 महीने में वाइप ऑफ करते हुए दिखा है ये स्टॉक ने। तो डेफिनेटली बैंकिंग काउंटर्स में ये वन ऑफ द लैकलस्टर वाले स्टॉक्स ही थे। तो हमें पहली राय तो ये रहेगी कि हम स्ट्रेंथ के साथ बने रहे कोई भी सेक्टर में। दूसरी राय, आईडीबीआई का स्ट्रक्चर जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कोई भी छोटे बाउंस में बिकवाली हो रही है, और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई साइंस ऑफ फ्रेश बाइंग यहाँ पे देखने को नहीं नजर आ रही है। तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी एंड बॉटम फिशिंग के लिए ना जाए इस स्टॉक में। ठीक है, ठीक है, शिवांगी जी का ये व्यू है आईडीबीआई बैंक को लेकर। कुणाल जी, एक राय ना रिलायंस के शेयर पर आपसे चाहिए, क्योंकि रिलायंस देखिए दिन के निचले स्तर पर है और गिरावट अब 2.5% की हो गई है। रिलायंस के लिए देखिए, जो ओरिजिनल जो चिंता थी ना कि रूस से जो क्रूड मंगा रहे थे, यूराल क्रूड, जो लगभग $15-20 के डिस्काउंट पर मिल रहा था ब्रेंट के मुकाबले, यानी कि ब्रेंट के जब दाम 60 65 70 थे तो वो मतलब इनको $45-50 के भाव पर मिल रहे थे। एक तो वो ब्लॉक हुआ, उस पर अमेरिका के सैंक्शन के चलते भारत ने भी फैसला लिया कि अच्छा ठीक है, हम रूस से खरीदारी कम करेंगे। और बाकी ये जो आग भड़की मिडिल ईस्ट में, तो इनका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो गया। देखिए, ये चीजें जब शांत होगी तो होंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये डैमेज कंट्रोल होने में अब 1 से 2 तिमाही का वक्त भी शायद लग जाए रिलायंस के लिए। 1380 रुपए के भाव, क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? तो फिलहाल मैं ना कोई बाय ना कोई सेल इनिशिएट करूंगा यहाँ पे अभिषेक, बिकॉज अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात करें रिलायंस की, तो लास्ट 2 से 2.5 महीने करीबन जनवरी के आसपास से स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है। रेंज बहुत नैरो होते जा रहा है। एग्जांपल दूंगा, जैसे कि जनवरी में स्टॉक करीबन 1450-1500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से स्टॉक ने 1350 का लो मारा, 1340 के आसपास का एक प्राइस वाइज सपोर्ट है स्पॉट लेवल्स पे। वहाँ से फरवरी में स्टॉक ने वापस से बाउंस करके 1450 का हाई मारा, और मार्च स्टार्ट हुआ जब क्रूड ऑयल प्राइसेस में फर्स्ट टाइम जो एक स्पाइक आया था 118 का, उसके टाइम रिलायंस ने करीबन 1300-1320 के आसपास का एक लो बनाया। तो अगर हम प्राइस वाइज देखें तो रेंज बहुत कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो ऐसे दौरे में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से साइड स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। तो मेरा मानना है कि इस लिहाज से वेट करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। फिलहाल मैं कोई ट्रेड इनिशिएटिव करूंगा, बट हाँ, अगर ये स्टॉक 1340 का एक क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस, इसके नीचे अगर ये ट्रेड कर जाता है, क्लोज कर जाता है, तब मेरा मानना है कि ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा सिवियरली नेगेटिव हो सकता है स्टॉक प्राइस के लिए। हायर साइड में 1450 का एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट रहेगा। इसके ऊपर अगर स्टॉक क्लोज कर जाता है, तब मेरा मानना है कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड ब्रेकआउट बन सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो वो मिड पॉइंट पर है इस ट्रेडिंग रेंज के लिए, तो उसके लिए मैं कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए।
ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करने की सलाह है और 1450 रुपए बोल रहे हैं कुणाल जी कि अगर उसको पार कर लेता है तो एक ब्रेकआउट सिनेरियो रिलायंस के शेयर में बनेगा। हालांकि 1450 रुपए का जो लेवल है अभी दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए ना कई सारी चीजों को ना पहले ठीक होना होगा। तो अच्छा है कि आप वेट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में फिलहाल आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करने की सलाह दी जा रही है। आज डिस्ट्रप्शन देखिए आप ज्यादा है और वॉल्यूम बैक्ड आज की सेलिंग है करीब करीब 2-2.25% के आसपास की। अच्छा, पिछले 2 सत्र में एलएनटी के शेयर में भी हमने देखा था कि एक बढ़िया अप मूव आया था और लोगों को लगा कि शायद बुरे दिन एलएनटी के पीछे छूट गए हैं और यहां से एक स्थिरता हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आज फिर से 2.5% की गिरावट, 2 दिन में लगभग 300 रुपए जोड़े थे एलएनटी ने, आज फिर से 3500 रुपए के आसपास के भाव। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और मेहमान रूपक डे हैं। रूपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एलएनटी पर पहले व्यू दीजिए रूपक जी, कैसा लग रहा है आपको इसका चार्ट और क्या यहां से और गिर सकता है शेयर ये? देखिए, एलएनटी में जो करेक्शन हुआ रिसेंटली लास्ट 1-1.5 महीना से, वो एक सिग्निफिकेंट बोल सकते हो, बट करेक्शन के बाद एक रिकवरी का एक मोमेंटम दिखा रहा है। तो रिकवरी की जो प्रोसेस में चल रहा है, तो कभी होता है कि कभी थोड़ा पुल बैक भी आएगा, तो मुझे लगता है वो पुल बैक है। एक सिग्निफिकेंट अपसाइड से पहले एक पुल बैक दिया, पुल बैक पे मुझे लगता है ऐड करना चाहिए। हालांकि एक स्टॉप लॉस डालना होगा 3450 का। 3450 टूटा तो थोड़ा ज्यादा वीकनेस आ सकता है, तो जब तक नहीं टूट रहा है तब मुझे लगता है कि रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। हायर एंड पे 3650, उसके ऊपर 3800 तक जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए एलएनटी निचले स्तरों पर खरीदारी करनी है और जी हाँ, जिस तरीके से हमने कमेंट्री भी देखी थी मैनेजमेंट की तरफ से आती, उसके बाद एक चाल ज़रूर देखी ऊपर की तरफ, बट फिर से आज मार्केट की वीकनेस के साथ, इतने कमेंट्री न्यूज़ फ्लो के साथ ये स्टॉक फिर से पिटाई का शिकार हो रहा है। बट इसके अलावा देखिए, आज जोश तो केवल आईटी काउंटर्स में ही दिख रहा है, ना ही सिर्फ दिग्गज आईटी काउंटर्स, बट इसके अलावा जितने मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हैं वहाँ पर भी ट्रैक्शन है। बट ओएनजीसी अब ये बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर, लगभग 2% की यहाँ पर तेज़ी है, पर रिलायंस फिलहाल डे लो पे आता हुआ 2% से ज़्यादा की वीकनेस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो इन 2 काउंटर्स को ट्रैक करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अहम होगा, और ख़ास तौर से रिलायंस को कि किस तरीके से जो है वो अपनी वीकनेस अरेस्ट करता है या नहीं। पर आइए कुछ और काउंटर्स में देखें तो आईटी की उड़ान के साथ इन्फो एज, ये काउंटर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि 1.5% की तेज़ी आज ऑलरेडी इस काउंटर में हम देख रहे हैं। रूपक, इन्फो एज क्या यहाँ इतनी पिटाई के बाद आपको लग रहा है कि निचले स्तरों से खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल, एक तो बाइंग मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक के अंदर पिछले 2 दिन से, मतलब परसों का दिन भी दिखा था और आज भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी कंटिन्यूड रहना चाहिए। ये कंप्लीट रिवर्सल की है नहीं, और पता नहीं चल रहा है अभी, बट फॉर द टाइम भी मुझे लगता है यहाँ से पुल बैक कंटिन्यूड रहेगा। 1100 तक जा सकता है हायर एंड पे, और नीचे एक हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 975 पे। ये जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और आप इन्फो एज देखेंगे तो पिछले 4 से 5 दिनों में जो वॉल्यूम्स बिल्डअप हुए हैं वो भी पॉजिटिव साइड है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, और रूपक का भी मानना है कि कंटिन्यू होना चाहिए। 925 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट रूपक, इसी के साथ आपकी आज की स्टॉक कॉल्स भी समझना चाहेंगे। कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो फिलहाल? जी देखिए, मुझे जीईसीपी अच्छा लग रहा है। जीईसीपी के काउंटर है जो जिसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, और आज भी स्ट्रेंथ है, और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए रेडी लग रहा है मुझे। स्टॉक कंटिन्यूअसली 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से बाइक की सलाह रहेगी अराउंड 1440 फॉर अ टारगेट ऑफ 1510, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा एट 1400। दूसरा स्टॉक में सेल कॉल रहेगा, ये सेल कॉल रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील में, क्योंकि मुझे लगता है देखिए कि एक ब्रेकडाउन आया था बिलो 21 ईए में, उसके बाद कंटिन्यूअसली उसके नीचे सस्टेन होते हुए दिख रहा है। मतलब बायर्स का इंटरेस्ट खास कुछ नहीं है स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी अराउंड 1145 फॉर ए टारगेट ऑफ 1110, और हायर एंड पे स्टॉप लॉस डालना होगा 1165 पे।
चलिए, एक बाय और एक सेल फिलहाल रूपक की तरफ से। बाय करना है जीई शिपिंग, सेल करना है जेएसडब्ल्यू स्टील, और जेएसडब्ल्यू स्टील में आज हम गिरावट भी देख रहे हैं, तो इस काउंटर को रखेंगे रेडार पे। 1110 के यहाँ पर आप टारगेट्स बना सकते हैं। 1165 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। आप देखिए, निफ्टी बैंक पे प्रेशर तो है ही, ऑलमोस्ट 1000 अंकों की यहाँ पर गिरावट है, बट इसके अलावा जो सरकारी बैंक है उनकी पिटाई जो है वो आज काफ़ी होती हुई दिख रही है, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स में बीओबी, पीएनबी आपके टॉप लूजर्स हैं। बट आप देखिए कैनरा बैंक ये 3.5% लुढ़कता हुआ दिख रहा है। कुणाल, क्या यहाँ से लगता है कि सरकारी बैंक, एसबीआई को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि हाल फिलहाल रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ रही हैं, ये काउंटर्स में थोड़ा और प्रेशर रहेगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक बैंक निफ्टी ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर बन रहा है। कुछ एक दिन होता है कि जब बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर जाता है, बट करीबन महीना 1.5 महीना पहले मैंने एक इंडिकेशन दिया था कि बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी का जो रेशियो है वो एक मल्टी ईयर हाई पे आ चुका है। जब हमने ये रेशियो 2.39 2.4 के आसपास हमने देखा है, जब ये रेशियो पहुंचता है वहाँ से बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम के लिए अंडर परफॉर्म कर जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स एज इट इज़ HDFC बैंक की सेलिंग के बाद, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक की सेलिंग के बाद, ये पूरा सेक्टर जो है वो अभी भी काफ़ी सबड्यूड है। बट मेरा मानना है कि आई थिंक PSU बैंकिंग स्टॉक्स में इनिशियली एक प्रॉफिट बुकिंग की वेव आ रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी लाइट हो रही है PSU बैंक्स में। हालांकि ट्रेंड अभी भी एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं है PSU बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये जो प्रॉफिट बुकिंग की वेव है, पोजीशन लाइटनिंग की वेव है इन सारे सेक्टर्स में, तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग जो है इन स्टॉक्स में थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है। तो फिलहाल कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, बट हाँ मेरा मानना है कि अगर रैलीज आती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर PSU बैंकिंग स्टॉक्स में, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। ऑलराइट, तो अगर रैलीज आती हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि लंबे समय के लिए अंडर परफॉर्म करे, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। ये एक बड़ी चीज़ ज़रूर हो सकती है, गिवन कि फाइनेंशियल्स का कितना वेटेज है हमारे ओवरऑल इंडेक्स और मार्केट्स में। बट आज देखिए फिर से पेन काउंटर्स कहीं ना कहीं ठीक दिख रहे हैं। हालांकि कच्चे तेल में फिर से एक हमने तेज़ी ज़रूर देखी है, पर रूपक, कैंसाई नैरोलैक ये काउंटर जो है लगभग 1% ऊपर है। एशियन पेंट्स में देख रही हूँ निचले स्तरों से रिकवर कर रहा है। कोई व्यू यहाँ पर? जी, इसमें भी ये सारी पेन काउंटर्स में भी थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकता है। कंप्लीट रिवर्सल तो इस पॉइंट पे नहीं बोल सकते, बट हाँ डेफिनेटली रिकवरी कंटिन्यू हो सकता है। जैसे कंसाई नैरोलैक की बात करें तो एक हरामी क्रॉस पैटर्न बना था, बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न बना था, बट उसके बाद एक रिकवरी भी कंटिन्यूड हुआ था। तो फिलहाल मुझे लगता है हायर एंड पे 182 190 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करना है बिलो 170। ₹170 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए कंसाई नैरोलैक के लिए। बाजार में देखिए गिरावट जो हुई शुरुआत में, कोई रिकवरी कोई खास आई नहीं। निफ्टी 270 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 950 अंकों की है। और आज एक लाइन से सारे के सारे सरकारी बैंक शेयरों की आज के सत्र में पिटाई हो रही है। और प्राइवेट बैंकों में भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली थोड़ी सी बड़ी है। HDFC बैंक दिन के निचले स्तर पर लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट HDFC बैंक में हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर जहां पर नए शॉर्ट्स बन रहे हैं, उनके बारे में जरा व्यू लेते हैं। 2 दिनों की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि एस्ट्रल में आज थोड़ी सी कमजोरी है। शेयर अच्छा एस्ट्रल छोड़ देते हैं, ए लेटर वाला दूसरा शेयर लेकर आइए, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड 2 सत्र में चला और आज ये 3% नीचे दिन के निचले स्तर पर है। कुणाल जी, क्या शॉर्ट कर सकते हैं अशोक लेलैंड को? तो मेरा मानना है कि आई थिंक एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है ऑटो स्टॉक्स में। मेरा मानना है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन स्टॉक्स को बॉटम आउट करने के लिए, तो उस लिहाज से आई थिंक अशोक लेलैंड एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 166 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट टर्म प्लस अगर ट्रेड करना चाहे तो मैं 160 का टारगेट रखूंगा अशोक लेलैंड पे, और 169.25 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 160 का टारगेट होगा अशोक लेलैंड के लिए, वहीं से ये रिकवर हुआ था। और 169 रुपए के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के अशोक लेलैंड को शॉर्ट करने की सलाह है। कुछ और शेयरों को जरा देखते हैं कि क्या मौके आपके लिए बन सकते हैं। SBI कार्ड्स, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में कमजोरी है और फिर से ये 700 रुपए के नीचे शेयर नजर आएगा।
कुणाल जी, एसबीआई कार्ड में भी क्या शॉर्टिंग के मौके हैं या फिर अवॉइड कर दें इसको? फिलहाल अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये जो अपने पुराने सपोर्ट से आई थिंक अभी भी कुछ 6% 7% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। 650 का लो बनाया था एसबीआई कार्ड्स ने 3 दिन पहले। कल तक स्टॉक करीबन 700 के आसपास था परसों तक। बट ऐसा लग रहा है कि आई थिंक जो ट्रेंड है वो अभी भी एकदम बेरिश नहीं हुआ है एसबीआई कार्ड्स के लिए। जनरली हम कहते हैं कि अगर स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए, वो करीबन 715 720 के आसपास है, या फिर एक लोअर एंड ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ये ब्रेक करे, तब इन दोनों लेवल्स पे शॉर्ट किया जाना चाहिए। फिलहाल वो एकदम मिड पॉइंट पर है, तो अगर 710 के आसपास भी अगर आता है तो वहां पर मेरा मानना है कि एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एसबीआई कार्ड्स पर। ऑलराइट, तो चलिए एसबीआई कार्ड्स फिलहाल थोड़ा सा वेट करें। इस पर्टिकुलर काउंटर में एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर आप ध्यान में रख सकते हैं। बट रूपक सुप्रीम पेट्रो, एक बार इस पर भी अपना व्यू दीजिए, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद ही लगातार ये काउंटर देखिए ऊपर जा रहा है। 4% की मजबूती है ऐसे बाजार में भी जो यहाँ न्यूज़ फ्लो भरपूर है। बट क्या आपको लग रहा है मूव सस्टेन होंगे? कि मुझे लगता है अच्छा ट्रेडिंग कॉल बन सकता है इस पे। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, एट 664 का स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। बाय ऑन टिप्स भी किया जा सकता है। टारगेट रहेगा हालांकि 750 760 शॉर्ट टर्म में अच्छा लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड के लिए ऐसे अच्छा एक पिक रहेगा ये। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा अच्छा पिक ज़रूर रह सकता है। इस पर्टिकुलर काउंटर को भी ध्यान में रखेंगे। कहीं ना कहीं वेंसडे को भी इसमें काफ़ी अच्छे मूव्स आए थे। बट एक काउंटर जिसकी सुबह से ही हम चर्चा कर रहे थे वो था टाटा मोटर्स पीवी। और कुणाल, एक बार आपका इस पे व्यू चाहिए होगा, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को भी बताया था कि 2 हफ्ते के लिए जो उनका यूके का प्लांट है, अहम प्लांट है, वो बंद करने की नौबत आ गई है। इनके की सप्लायर के प्लांट में आग लग गई थी, सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ और अब प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और बड़े और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। पर कुणाल, 300 डिफेंड कर पाएगा या वो भी मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है मुझे, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक टाटा मोटर्स पीवी को उस लेंथ से दिखना चाहिए जहाँ पे स्टॉक ने मेजर अंडर परफॉर्म किया था लास्ट 8 महीनों में। और एक फेज था जहाँ पे 2025 सेकेंड हाफ में, जहाँ पे अगस्त से लेकर दिसंबर तक काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स ने करीबन 25% 30% की एक रैली दी थी, ऑफकोर्स जीएसटी कट के अनाउंसमेंट के बाद में। बट उस टाइम में भी आई थिंक टाटा मोटर्स पीवी अपने प्रीवियस मेजर स्विंग हाइस को क्रॉस नहीं कर पाया था। तो ये मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है वीकनेस का। अभी भी स्टॉक लास्ट 1-1.5 महीनों में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। 360 375 से स्टॉक करीबन 300 के लेवल्स पे ब्रेक करने जा रहा है। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि वीकनेस थोड़ी सी गरमा रही है टाटा मोटर्स पीवी में। मेरा मानना है कि स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी वीक है। रैलीज पे शॉर्टिंग की सलाह दूंगा टाटा मोटर्स पीवी पर। ऑलराइट, तो जो भी रैली आए उसमें आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। टाटा मोटर्स पीवी अब 300 का जो लेवल है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आता हुआ दिखा। और इस पूरे महीने अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स पीवी जो है वन ऑफ द टॉप लूजर्स सामने आया है। मेरे हिसाब से 20% की भी करेक्शन पिछले 1 महीने में हो गई है। और पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 9 महीने में क्या हाल हुआ है इस काउंटर का, ये तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बट कुणाल, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमें राय दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और काउंटर्स पे चर्चा करेंगे। रूपक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। इस बीच निफ्टी बैंक का अब 52,700 के लेवल्स शायद तोड़ता हुआ दिखे, क्योंकि 1000 अंकों की गिरावट जो है आप निफ्टी बैंक में देखेंगे। और निफ्टी 50 भी 23,000 के लेवल्स को अभी तक होल्ड करके रखा है। देखते हैं कि हम इंट्राडे में उन लेवल्स के नीचे जाते हैं या नहीं, क्योंकि इंडिया विक्स में टिक बाय टिक करके आपको तेज़ी दिखेगी। जब हमने मार्केट की शुरुआत की थी 5-6% की तेज़ी थी इंडिया विक्स में, अब 9% का उछाल इंडिया विक्स आपको दिखा रहा है। और रुपए में भी कोई भी रिकवरी के संकेत तक नहीं है। तो ऐसे में मार्केट्स की जो तस्वीर है वो खराब ही होती हुई दिख रही है। रूपक, हम ऑटो काउंटर्स की लगातार बात कर रहे हैं, बट ऑटो एंसिलरी में भी जो है प्रेशर आते हुए दिख रहा है। एक बार मिंडा कॉप, इस पर आपका व्यू चाहिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं देख रही थी कि तेज़ी ज़रूर दिखा रहा था, बट अब फिर से रिवर्स होता हुआ 4% की गिरावट। मिंडा कॉप, क्या व्यू रख रहे हैं यहाँ पे? जी, मिंडा कॉप का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो चार्ट में ना एक राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। हालांकि 21 मंथ्स के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है अभी भी। बट इंडिकेटर्स और जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो हालांकि थोड़ा बेयरिश है। और 500 के नीचे सस्टेन किया तो सिग्निफिकेंट फॉल एक्सपेक्टेड है।
हायर एंड पे 550 की स्टॉप लॉस रहेगा, 550 के नीचे जब तक रहेगा तब तक 550 के एक लेवल रहेगा, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक स्टॉक में नेगेटिविटी रहेगा, और 500 के नीचे वीकनेस इंटेंसिफाइड होते हुए दिखेगा। ऑलराइट, तो चलिए मिंडा कॉर्प 500 के नीचे और सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है, और ये स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। पर रूपा, किसी के साथ आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पे चर्चा की। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के उस पार हम जल्द लौटेंगे, आपको बताएंगे क्या है इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस, और साथ ही कमोडिटी मार्केट से जुड़ा पूरा अपडेट लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।